नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे। आज हम शुरू करने वाले हैं मॉडल पेपर 6। 5 मॉडल पेपर हम उससे पहले कर चुके हैं। ये छठा मॉडल पेपर है। बीच में गैप इसलिए दिया गया कि एक तो मैं विपासना सेंटर चला गया था 10 दिन के लिए, कोई श्योर था मेडिटेशन से संबंधित। और साथ में आप उस टाइम तक एक बार खुद हल करके देख लो, क्योंकि जैसे आपको वीडियो मिलेंगे तो आपको डायरेक्ट कंफर्टेबल एरिया में जाने के लिए आप क्या है, डायरेक्ट वीडियो देखते हो कि चलो एक बार क्वेश्चन है वो रिवीजन कर लें। आप अभ्यास करके वो तरीका नहीं अपनाते भी, कहाँ गलती कर रहे हैं, कितने क्वेश्चन हल कर पा रहे हैं, इसलिए हमने थोड़ा डिले किया है। तो आज अपन मॉडल पेपर 6 कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, भारत के संविधान की उद्देशिका में उपबंधित शब्द अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित, ये ऐसे भी लिखा हुआ है कि संविधान के प्रथम और अंतिम शब्द, प्रथम शब्द हम भारत के लोग हैं, तो हम आयरलैंड के लोग भी लिखा हुआ है। वैसे हमने जो हम भारत के लोग हैं तो वो अमेरिका के संविधान हम अमेरिकन, तो वो हम ये संविधान में लिखा है कि ये हमने अमेरिका से उठाया है, लेकिन आयरलैंड में भी ये चीजें लिखी हुई है। तो कई बार ये भी लिख सकता है कि प्रथम और अंतिम शब्द, अगर केवल प्रथम शब्द लिखे तब तो अपन को अमेरिका करना है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, ये शब्दावली हम अमेरिका के, हम अमेरिकन लोग। ठीक है, तो ये जो शब्दावली है ये अमेरिका की लिखी गई है। और अपन अगर सिंगल ये पूछ ले कि प्रथम शब्द है प्रस्तावना के वो कहां से उठाए गए हैं, तो वो अमेरिका से उठाए गए हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये दोनों एक साथ पूछ ले कि हम भारत के लोग, प्रथम शब्द और अंतिम शब्द अंगीकृत अधिनियमित आत्मर्पित किस देश से उठाए गए हैं, तो वो आयरलैंड है। किससे उठाए गए हैं, तो आयरलैंड है। तो ये इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं, जो अंतिम शब्द है वो कहां से उठाए गए हैं, तो वो आयरलैंड से उठाए गए हैं। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका का अर्थ होता है, अपने कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, सरकार के तीनों अंगों के बारे में पूछ रखा है, उसका सिद्धांत व्यवहार के बारे में अपना टॉपिक है एक है। तो अध्यक्षात्मक कार्यपालिका का अर्थ होता है एकल कार्यपालिका। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में क्या होता है, एकल कार्यपालिका होती है, एकल कार्यपालिका। और जो संसदात्मक कार्यपालिका होती है, संसदात्मक कार्यपालिका होती है, इसमें होती है दोहरी कार्यपालिका, दोहरी कार्यपालिका, दोहरी कार्यपालिका। तो इसमें अर्थ होता है, अर्थ का मतलब है संसद द्वारा निर्वाचित कार्यपालिका, ऐसा कार्यपालिका जो संसद को बहुमत के समर्थन पर निर्भर हो, जहां संसद हो वहां कार्यपालिका का होना हो नहीं। देश का और सरकार के अध्यक्ष का जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होना, ये होती है अध्यक्षात्मक व्यवस्था। और संसद के प्रति जवाबदेह भी नहीं होना, ये होती है अध्यक्षात्मक व्यवस्था। अध्यक्षात्मक व्यवस्था मैंने बताया एकल कार्यपालिका। एकल पालिका मतलब है देश, हेड ऑफ स्टेट, जैसे अपन अंतरराष्ट्रीय पॉलिटिकल पढ़ते हैं वहां स्टेट का मतलब है देश से। ठीक है, तो हेड ऑफ स्टेट है और हेड ऑफ गवर्नमेंट, एक राज्य का प्रधान और एक सरकार का प्रधान, दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं, दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं। एकल कार्यपालिका मतलब है देश का हेड, देश का प्रधान या राज्य का प्रधान, स्टेट ऑफ हेड, और स्टेट ऑफ गवर्नमेंट मतलब सरकार का प्रधान, तो दोनों है वो एक ही व्यक्ति होता है। जैसे अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है तो देश का और सरकार का जो अध्यक्ष है, हेड है, वो एक ही व्यक्ति है, वहां का राष्ट्रपति, तो वहां एकल कार्यपालिका होती है। ठीक है, और उसका जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। अब रही बात संस्थात्मक व्यवस्था, तो संस्थात्मक व्यवस्था में दो कार्यपालिका होती है। एक तो होता है हेड ऑफ स्टेट, देश का प्रधान, वो तो होता है राष्ट्रपति। कौन होता है, राष्ट्रपति, जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष किसी भी रूप से चुना जा सकता है। दूसरा होता है सरकार का प्रधान, सरकार, हेड ऑफ गवर्नमेंट, वो होता है प्रधानमंत्री। एक नाम मात्र का होता है और एक वास्तविक होता है। ठीक है, तो ये हो गया दोहरी कार्यपालिका। तो अध्यक्षात्मक कार्यपालिका का अर्थ है देश या सरकार के अध्यक्ष का जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होना, मतलब अध्यक्षात्मक व्यवस्था में दोनों पदों पर एक ही व्यक्ति होता है, मतलब वो ही सरकार का हेड होता है, वो ही सरकार का प्रधान होता है। जबकि संस्थात्मक व्यवस्था में देश का हेड ऑफ स्टेट अलग व्यक्ति होता है, जैसे राष्ट्रपति होता है, और वास्तविक प्रधान, हेड ऑफ गवर्नमेंट है, जो सरकार का प्रधान होता है, वो प्रधानमंत्री होता है, क्योंकि जनता द्वारा
जो चुना होता है वो प्रधानमंत्री होता है। जो बहुमत दल का नेता होता है संसद में, तो वो लोकसभा का वो बहुमत दल का नेता होता है, वो प्रधानमंत्री होता है। तो वास्तविकता है वो मंत्रिपरिषद के पास होती है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। संसद के प्रति जवाबदेह नहीं होता, क्योंकि संसद इसको चुनती नहीं, ये डायरेक्ट जनता द्वारा चुना जाता है, तो संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। ये कार्यपालिका होती है। प्रधानमंत्री है जो मंत्रिपरिषद है, प्रधानमंत्री मतलब मंत्रियों में प्रधान है, वो प्रधानमंत्री है, वो उसकी अध्यक्षता करता है। तो इसको हटाने के लिए, कार्यपालिका को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव द्वारा लोकसभा में लाया जा सकता है, उसको हटाया जा सकता है। तो ये जवाबदेह है लोकसभा के प्रति। लोकसभा नहीं लिखा हो तो संसद के प्रति जवाबदेह है कार्यपालिका। तो ये चीज अपन को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष के आम निर्वाचन के परिणामों को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई? ठीक है, अपने निर्वाचन है टॉपिक में, ठीक है। तो उसमें 1967 का निर्वाचन, 1967 में से पहले एक ही दल का प्रभुत्व था, ठीक है ना, एक दलीय प्रभुत्व और एक दल का प्रभुत्व होना, एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था होना, वो अलग चीज है। मात्र एक ही दल है और एक दल का प्रभुत्व, तो मतलब एक दल तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक दल है वो सब पर प्रभावी है, हावी है। तो वो कांग्रेस थी, ठीक है। 1967 तक राज्यों में भी, केंद्र में, दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन 1967 में 9 राज्यों में, एक में तो पूर्ण बहुमत की क्षेत्रीय दल की सरकार आई, डीएमके की, तमिलनाडु के अंदर, और 8 राज्यों में गठबंधन से सरकार का निर्माण किया गया। तो पहली बार है 8 राज्यों में कांग्रेस है वो सत्ता से हाथ धो बैठी। तो इससे भूकंप की संज्ञा दी गई। हावड़ा से लेके, वो दिल्ली से लेके हावड़ा तक जाते हैं, तो वो एक भी कोई कांग्रेस शासित स्टेट नहीं बचा। पश्चिम बंगाल, दिल्ली, ये तो पूरा का पूरा है, इसमें दूसरे दलों की सरकार बनी। चाहे गठबंधन से बनो और चाहे जैसे तमिलनाडु में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है, हटा सकता है? तो पहले तो इसका संसद है, ठीक है। इसका उत्तर क्या है? संसद है। तो अनुच्छेद 56 जो लिख रखा है, अनुच्छेद 56 में अपने निर्वाचन इसका और आपातकालीन शक्तियां, राष्ट्रपति के टॉपिक में इतना ही दे रखा है, ठीक है। तो अनुच्छेद 56 में स्पष्ट लिखा रखा है कि संविधान का उल्लंघन या अतिक्रमण करने पर, एक ही शब्द यूज हुआ है, या संविधान का उल्लंघन कह दो या अतिक्रमण करने पर, ये 2 शब्दावली यूज हुई है, लेकिन या में हुई है, अथवा या तो संविधान का उल्लंघन या अतिक्रमण करने पर अनुच्छेद 56 के तहत उसको महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। और जो महाभियोग की प्रक्रिया दे रखी है वो अनुच्छेद 61 में दे रखी है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया दी हुई है कि कैसे कैसे हटाया जाएगा। तो इसके निर्वाचन में जो भाग लेते हैं वो संसद और राज्य की विधानसभाओं, संसद व राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राज्य विधानसभाओं के, संसद कह दो, या लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ये शब्द ध्यान में रखना, निर्वाचित सदस्य शब्द यूज होती है। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते, नए विधान परिषद भाग लेती है। लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है ना। वहां विधानमंडल लिख दे तो भी गलत हो जाएगा। हाँ, यहाँ संसद लिखा जा सकता है, क्यों? संसद में लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित दोनों सदस्य आ गए, तो संसद के निर्वाचित सदस्य शब्द लिख सकता है। और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य है, वहां विधानमंडल लिख लिया तो फिर विधान परिषद साथ में आ गई तो वो गलत हो गया। तो इस शब्दावली का विशेष तौर से हमें पॉलिटिकल में ध्यान रखना है। तो ये भाग लेते हैं, लेकिन जब इन्हें पद से हटाया जाता है ना, तब केवल संसद के सदस्य इसमें भाग लेते हैं, विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते। जब महाभियोग इसके खिलाफ लाया जाता है, दोनों सदनों में अलग अलग प्रस्ताव पारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है? कौन है जो राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है? हमने पढ़ा था अनुच्छेद 88। अनुच्छेद 88 आपको याद है? तो अनुच्छेद 88 में क्या लिख रखा है? इसमें लिख रखा है मंत्री और महाधिवक्ता के अधिकार। मंत्री व महाधिवक्ता अपन स्टेट में कहते हैं महान्यायवादी, यहाँ पे अपन महान्यायवादी कहते हैं, अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। मंत्री और महान्यायवादी के जो अधिकार है वो अनुच्छेद 88 में दिए गए हैं। अधिकार क्या है? ये किसी भी सदन में मंत्री भी भाग ले सकता है और महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल भी भाग ले सकता है, किसी सदन में भाग ले सकता है, किसी भी समिति में भाग ले सकता है, कोई समिति की मीटिंग उसमें भाग ले सकता है, क्योंकि ये महाधिवक्ता प्रथम विधि अधिकारी होता है देश का। सरकारी जो
कोर्ट में जो भी डीलिंग करना होता है, सरकार का जो भी पक्ष रखना है, ये महान्यायवादी रखता है। और मंत्री, तो मंत्री भी किसी भी सदन में भाग ले सकता है, बोल सकता है, ठीक है, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता। महाधिवक्ता तो बिल्कुल ही वोटिंग नहीं करेगा, क्योंकि वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। लेकिन मंत्री है, वो जिस सदन का सदस्य है, राज्यसभा का सदस्य है तो राज्यसभा में वोटिंग करेगा, लोकसभा का तो लोकसभा में वोटिंग करेगा। हाँ, भाग दोनों की, राज्यसभा में भी बैठ सकता है, लोकसभा में भी बैठ सकता है। तो मंत्री और न्यायवादी की ये अधिकार है कि वो किसी भी सदन में भाग ले सकते हैं मीटिंग के अंदर, और किसी भी समिति की जो मीटिंग है उसमें भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन वोटिंग नहीं करेगा। वोटिंग मंत्री उसी सदन में करेगा जिसका वो सदस्य है, और महान्यायवादी केवल वोटिंग नहीं करेगा और भाग ले सकता है, किसी भी समिति का भी सदस्य बनाया जा सकता है। तो ये प्रथम विधि अधिकारी होता है। तो इसमें कार्रवाई में भाग ले सकता है। तो राज्यसभा के उपसभापति मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो, मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो, तो वो कार्रवाई में भाग ले सकता है। मंत्री अनुच्छेद 88 के तहत मंत्री और महान्यायवादी के अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब करंट जी की शुरू हो गया। इतना तो अपने 5 क्वेश्चन पॉलिटिकल के थे, तो जो पैटर्न है आरपीसी का उसी हिसाब से हमने क्वेश्चन उठाए हैं। नवीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत अब राजस्थान में यूनिवर्सिटी के कुलपति को निम्नलिखित में किस अभिवादन से संबोधित किया जाएगा? पहले जो कुलपति नाम था उसका नाम अब क्या कर दिया गया है? अभी सरकार ने वो चेंजिंग करके किया है, तो उसमें उसका नाम कर दिया है कुलगुरु। कुलपति को कुलगुरु, और उप कुलपति है, जो उप कुलपति होता था, उप कुलपति, इसको प्रति कुलगुरु, प्रति कुलगुरु, ठीक है, प्रति कुलगुरु। और ये मैंने टेलीग्राम पर डाला था, पहला जो एक दिन न्यूज में आया था अखबार में कि पहला कुलगुरु बनने का श्रेय किसे दिया गया है। तो तकनीकी विश्वविद्यालय कौन सा है वो एक बार देख लेना टेलीग्राम में। जो पहली बार ये कुलगुरु वाला पदवी लागू करने पर कुलपति को कुलगुरु कहा जाएगा, तो उसके बाद पहली नियुक्ति जिसकी हुई तो वो उसको श्रेय मिला है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, आप टेलीग्राम पे जाके और वो देख सकते हैं कि पहला कुलगुरु किसको बनाया गया ये लागू करने के बाद। वो तकनीकी विश्वविद्यालय, शायद कोटा तकनीकी विश्वविद्यालय है या बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, वो एक बार देख लेना, आप क्लियर कर लेना। 38वें नेशनल गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये उत्तराखंड में किया गया। ये सीधे सीधे फैक्ट है, आपको रटने पड़ेंगे, ठीक है। एक बार सस्ती नजरों से ज्यादा इनको पकड़ के नहीं बैठना है, एक बार सस्ती नजरों से आपको ये करंट बार बार 2-3 बार रिवाइज करना है। बस करंट का सीधा सा फंडा है, 2-3 बार आंखों के सामने से निकाल लो, थोड़ी सी सचेतता के। ऐसे नहीं कि ठीक है मैं बुक निकाल रहा हूँ, क्वालिटी की जगह क्वांटिटी दे रहे हो, बुक तो निकाल रहे हो और कुछ समझ नहीं रहे हो। थोड़ा बहुत ध्यान रखते हुए, सजग रहते हुए, सचेत रहते हुए, प्रेजेंट ऑफ माइंड रहते हुए 2-3 बार रिविजन कर लो, बस ज्यादा रटना नहीं होता इसको। पेरा जो दिव्यांग गेम होते हैं, पेरा एशिया आर्चरी कप 2025 थाईलैंड में हुआ था, में राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने पदक जीते? तो इसमें धन्नाराम गोदारा और श्याम सुंदर स्वामी, ये तो वैसे भी चर्चित है श्याम सुंदर स्वामी जी, और धन्नाराम गोदारा जी ने जो आर्चरी जो तीरंदाजी होती है उसमें थाईलैंड में जो पेरा एशिया आर्चरी कप हुआ था 2025 में, इन्होंने राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने पदक जीते? तो इसमें धन्नाराम गोदारा और श्याम सुंदर स्वामी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 43वीं सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान से कौन सा पदक जीता है? 43वीं सीनियर नेशनल जो शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता? तो राजस्थान ने कांस्य पदक जीता था। कौन सा पदक है? कांस्य पदक। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन, इस पर क्वेश्चन आ सकता है भाई, जल जीवन मिशन की अवधि किस वर्ष तक बढ़ा दी गई? देखो जल जीवन मिशन है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 2019 को इसकी शुरुआत हुई। 15 अगस्त 2019 को इसकी शुरुआत हुई। तो इसका टाइम पीरियड रखा गया था 2024 तक है, और प्रत्येक घर में नल से पानी व्यवस्था कर दी जाएगी। प्रत्येक घर में नल लगा दिया जाएगा, नल से पानी की व्यवस्था कर दी जाएगी 2024 तक, लेकिन कमी रह गई टारगेट में। तो इसकी जो सीमा है वो बढ़ा के है, वो कितने की कर दी गई है? 2028। कितनी कर दी गई है? अब 2028 तक इसको बढ़ा दिया गया। जल जीवन मिशन की अवधि है किस वर्ष तक बढ़ा दी गई है? तो 15 अगस्त 2019 को इसकी शुरुआत हुई, 2024 में केंद्र सरकार द्वारा, और केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में बजट 2025-26 का जो बजट पारित हुआ है, 2025-26 का जो बजट है उसमें 67,000 करोड़ रुपए इसके लिए रखे हैं। 67,000 करोड़ रुपए इसके लिए रखे हैं, ठीक है।
तो 15 अगस्त 2019 को शुरुआत हुई, इसका टाइम पीरियड था 2024 था, अब इसकी सीमा बढ़ा के 2028 तक इसको बढ़ा दिया गया है। राजस्थान देश का पहला राज्य बना है जहां मिशन लीवर स्माइल, ये पूछ सकता है आपको, मिशन लीवर स्माइल की शुरुआत हुई। मिशन लीवर स्माइल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है वो क्या है? इसका उद्देश्य है नॉन एल्कोहलिक लीवर रोगों की जांच व उपचार। एक तो होता है एल्कोहल, एल्कोहल तो होता है शराब वगैरह जो लोग पीते हैं उनके के लीवर में डायरेक्ट एल्कोहल है, वो लीवर को डैमेज करता है, तो लीवर की जो समस्या पैदा होती है एल्कोहल से, तो उनके लिए नहीं है वो। इसके अलावा भी लीवर कई चीजों से डैमेज होता है, तो जो नॉन एल्कोहलिक है, जिसने अल्कोहल यूज नहीं किया, उसके अलावा जो नॉन एल्कोहलिक लीवर रोगों की जो जांच होगी, जो एल्कोहल यूज नहीं किया फिर भी रोग लीवर में हो जाता है, तो उनकी जांच के लिए नॉन एल्कोहलिक है। वहां आपको एल्कोहलिक लिख देगा तो गड़बड़ हो जाएगी, नॉन एल्कोहलिक ये याद रखना है। नॉन, नॉन का मतलब समझ गए? ठीक है। अगर एल्कोहलिक सीधा है तो शराब वगैरह जो पीते हैं लोग ना, उससे क्या एल्कोहल की मात्रा होती है शराब में, तो उससे कितने परसेंट है, 8% है, 10% है, वो शराब पे जैसी बोतल अपन देखते हैं बोतल में सब लिखा था है कि इतनी % एल्कोहल की मात्रा है, तो उससे डैमेज होता है। उसको छोड़ के जो ये जो मिशन लीवर स्माइल शुरुआत की गई है वो इन रोगों के लिए, नॉन एल्कोहलिक, जिसने एल्कोहल यूज नहीं किया फिर भी लीवर डैमेज हुआ या कोई दिक्कत हुई है, उन रोगों की जांच से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत राज मंत्रालय की पंचायतों के हस्तांतरण स्थिति 2024 रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का इसमें 8वां स्थान है। राजस्थान का कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दौसा जिले की द्रौपदी मीणा का हाल ही में किस कला के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है? किसका किया गया है? दौसा जिले की रहने वाली, जिला भी पूछा सकता है ये द्रौपदी मीणा जी का। तो क्वेश्चन जरूरी नहीं आपको इससे पूछे, इस तरह क्वेश्चन पूछे, आपको ये भी पूछ सकता है कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अभी हाल ही में किसका नाम लाख कला के लिए दर्ज किया गया है। मतलब उत्तर का क्वेश्चन का उत्तर इस तरह से भी बनाया जा सकता है। तो लाख कला के लिए, लाख कला है जैसे अपन चूड़ा वगैरह, महिलाएं जो चूड़ा वगैरह पहनती है वो लाख से बने आते हैं, लाख के चूड़े वगैरह होते हैं ना, तो वो लाख कला है। उसके लिए दौसा जिले की रहने वाली द्रौपदी मीणा जी का हाल ही में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज किया गया। किस कला के लिए? लाख की कला, लाख जिससे चूड़ा वगैरह, महिलाओं की जो चूड़ा वगैरह वो पहनती है, लाख से और भी बहुत कुछ बनाया जाता है, उस कला के लिए, लाख कला के लिए। हाल ही में राजस्थान कर बोर्ड, ये याद रखना, राजस्थान कर बोर्ड का विलय किस में कर दिया गया है? विलय संस्था में कर दिया है। कौन सी संस्था है जिसमें राजस्थान कर बोर्ड का विलय कर दिया गया है? इसका विलय किस में कर दिया गया है? इसका विलय राजस्व मंडल में कर दिया गया है। राजस्व मंडल कहाँ पे? अपने अजमेर में। राजस्व मंडल कहाँ पे है? अजमेर में। जो पटवारी वगैरह की नियुक्ति करता है, जो राजस्व से संबंधित, रेवेन्यू से संबंधित जो भी चीजें आती है, रेवेन्यू से संबंधित है, तहसीलदार वगैरह की भी नियुक्ति यही करता है। ठीक है, तो अजमेर में ये राजस्व बोर्ड, तो इसमें राजस्थान कर बोर्ड है, उसका विलय राजस्व मंडल में कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और करंट जीके का अंतिम क्वेश्चन, देश का 29वां डिजिटल प्लेनेटोरियम कहां स्थापित किया जा रहा है? तो ये कहां स्थापित किया जा रहा है? ये कोटा में। कहां पे स्थापित किया जा रहा है? ये कोटा में स्थापित किया जा रहा है। तो इसी के साथ अपना 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, 5 पॉलिटिकल साइंस के और 10 क्वेश्चन करंट जीके के। अब आपको राजस्थान इतिहास कराएंगे रोहित सर। चलिए भी अपना पहला प्रश्न है, नाथ द्वारा में श्री नाथ जी की मूर्ति निम्न में से किसने स्थापित करवाई थी? महाराणा कुंभा, राज सिंह, सुरजनहाड़ा और जय सिंह। बहुत ही आसान प्रश्न है। आप जानते हो 1652 से लेकर 1680 तक मेवाड़ के अंदर किसका शासन रहा है? राज सिंह का शासन रहा है। ठीक है, 1652 से लेकर 1680, और उसमें केंद्र के ऊपर कौन था? आपके औरंगजेब। और औरंगजेब ने जब मंदिरों को तोड़वाना प्रारंभ किया था, जब दाऊजी जो महाराज थे
गोविंदास और दामोदर जी, इन्होंने क्या है मथुरा से मूर्ति लेकर कहाँ पर आना उचित समझा, मेवाड़ के अंदर, क्योंकि सबसे सुरक्षित जगह यही थी। और राज सिंह जी ने क्या है आपके औरंगजेब का विरोध किया था, चाहे वो जजिया का विरोध करना हो, चाहे टीका दौड़ का उत्सव करना हो, या फिर धर्म की रक्षा के लिए चारुमती से विवाह करना हो। तो ये आए थे राज सिंह की शरण में, ठीक है। और राज सिंह जी ने क्या है श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित करवाई थी सिहाड़ के अंदर, और श्रीनाथ जी के नाम पर ही उस जगह को क्या है वर्तमान समय में अपने नाथ द्वारा के नाम से जानते हैं। और एक द्वारिकाधीश जी की मूर्ति स्थापित करवाई थी आपके कांकरोली, जो कि पड़ता है राजसमंद में। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। नाथ द्वारा में किसने किसके टाइम हुई, तो राज सिंह जी, ठीक है। चलिए अगला है कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया था। कई बार पूछा गया ये प्रश्न, कालीबंगा का जो उत्खनन कार्य है कितने स्तरों में किया गया था, तो याद रखना 5 स्तरों पर किया गया था। कालीबंगा आप जानते हो कहां पर है, अभी हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। घग्गर नदी, आपकी जो कालीबंगा सभ्यता है हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ जिला कौन सी नदी किनारे है, घग्गर नदी किनारे है। सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी, एलपी टेसीटोरी। खोज का श्रेय किसको दिया जाता है, अमलानंद घोष। 1952 के आसपास, और इन्होंने सर्वप्रथम जानकारी दी थी 1937 के आसपास। उत्खनन कर्ता भी काफी बार पूछे जाते हैं, जैसे बीबी लाल, ब्रजवासी लाल, बीके थापर, केएम श्रीवास्तव हो गए, और एक आपके एमडी खरे, एसपी जैन, इन सभी ने यहाँ पर उत्खनन किया है, ठीक है। और यहाँ पर जो उत्खनन का कार्य है वो 5 स्तरों पर हुआ था। पहले जो 2 स्तर हैं वो पूर्व हड़प्पा कालीन, यानी इसको हड़प्पा काल से पूर्व का भी माना जाता है। और बाद वाले जो आपके 3 स्तर है ये हड़प्पा के समकालीन माने जाते हैं, हड़प्पा के समकालीन माने जाते हैं, यानी इसको हड़प्पा से भी पुरानी सभ्यता माना जाता है। हनुमानगढ़ जिले के अंदर घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है। बहुत सारे यहाँ पर साक्ष्य देखने को मिले थे, जैसे अग्निवेदियां हो गई, ठीक है, जूते हुए खेत के साक्ष्य हो गए। सर्वप्रथम जूते हुए खेत के साक्ष्य विश्व के अंदर यहीं पर मिले थे, ठीक है। अग्निवेदियां, हवन कुंड, शल्य चिकित्सा के बारे में अपने को जानकारी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो उत्खनन कार्य यदि आपसे पूछा जाए तो 5 बार, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, याद रखना। अगला प्रश्न है राजशेखर किसके दरबार में था। राजशेखर जो है इनकी बहुत बार क्या कृतियां पूछी जाती है, और किसके दरबार में था, मिहिरभोज, वत्सराज, नागभट्ट सेकंड, या फिर महेंद्रपाल प्रथम। तो ये किसके दरबार में थे, आपके महेंद्रपाल प्रथम, ए नंबर ऑप्शन होगा। इनकी कृतियां भी आपको याद रखनी है, जैसे होगी कर्पूर मंजरी, ठीक है, काव्य मीमांसा, बाल भारत, बाल रामायण, विदसाल भंजिका, और हर विलास। तो ये इनकी सभी प्रमुख कृतियां हैं। राजशेखर की बहुत बार पूछी गई, याद रखना किसके दरबार में थे, तो ये महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में थे, जो कि प्रतिहार शासक है आपके, ठीक है। और इनकी कृतियां जरूर याद रखना, ये कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा काफी बार पूछी गई है। अगला है 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों को सैन्य सहायता दी, सरदार सिंह जी, रतन सिंह जी, गंगा सिंह जी, या डूंगर सिंह जी। आप जानते हो गंगा सिंह जी बहुत बात किया, 1857 की क्रांति की बात हो रही है, तो वैसे ही आसान है बताना कौन थे आपके, सरदार सिंह जी। इन्होंने क्या अंग्रेजों का भरपूर साथ दिया था, और पंजाब के अंदर क्या है विद्रोह का दमन करने के लिए अपनी जो सैन्य सहायता भी दी थी। और इसके लिए क्या है आपकी जो ब्रिटिश सरकार थी, इन्होंने इनको सितार ए हिंद, सितार ए हिंद और टिब्बी परगना, जो कि अपने हनुमानगढ़ जिले के अंदर पड़ता है, टिब्बी परगने के कितने गांव दिए, 41 गांव भी क्या है इनको दिए गए थे, याद रखना भी,
टिब्बी परगने के 41 गांव दिए गए थे और सैन्य सहायता की थी इन्होंने। राजस्थान से बाहर भी इनकी सेना गई थी अंग्रेजों के लिए। तो कौन थे आपके? सरदार सिंह। ए बीकानेर के शासक थे। राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था राजस्थान समाचार पत्र, सजन कीर्ति सुधाकर, तरुण राजस्थान या फिर राजपूताना गजेटियर। ये तरुण राजस्थान तो बहुत बाद का है, भी आप सभी जानते हो तरुण राजस्थान बहुत बाद का है। पहले नवीन राजस्थान प्रकाशित होता था, राजनीतिक जागरूकता के लिए था। उस पर जब अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया तो आपके जयनारायण जो व्यास थे उन्होंने इसका प्रकाशन किया था। 1923 के आसपास ब्यावर से प्रकाशित होता था ये। तो ये किसका है? जयनारायण व्यास, 1923 के आसपास ब्यावर से। हमसे पूछा गया है राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र, तो वो कौन सा था आपका? सजन कीर्ति सुधाकर। किसका था भी? 1879, पंडित बंशीधर वाजपेयी। ये जो सजन कीर्ति सुधाकर है ये 1869 के आसपास उदयपुर गजट के नाम से प्रकाशित होता था। बाद के अंदर क्या है, ये जो आपके सजन कीर्ति सुधाकर इसका नाम बाद के अंदर रखा गया था। तो 1879 के अंदर स्वामी दयानंद जी से ये प्रेरित हुए थे और उस समय आपके उदयपुर के शासक कौन थे? महाराजा सज्जन सिंह जी थे। तो इसका नाम क्या किया गया? सजन कीर्ति सुधाकर। 1879 के आसपास। संपादक कौन थे? पंडित बंशीधर वाजपेयी, याद रख लेना। फिर एक आपका राजपूताना गजेटियर, ये अजमेर से प्रकाशित होता था, ये अजमेर से प्रकाशित होता था, ठीक है। इसके थे आपके मौलवी मुराद अली बीमार। ये आपके उर्दू व हिंदी दोनों में प्रकाशित होता था। और ये हिंदी के अंदर राजस्थान जो समाचार है ये हिंदी के अंदर 1889 के अंदर मुंशी समर्थदान सिंडायच हिंदी के अंदर प्रकाशित होने वाला साप्ताहिक था, याद रख लेना भी। तो अपना उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। चारों याद रखने हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं। अगला है निम्न में से कौन सा मीराबाई का जन्म स्थान है? मीराबाई भक्त कवि थी, आप सभी जानते हैं। इनका जन्म स्थान पूछा गया कौन सा है? कुड़की है, सादड़ी है, मानपुरा भाखरी है या फिर सोजत है। देखिए मीराबाई का जो जन्म है 1498 ईस्वी के अंदर हुआ है और कौन सी जगह पर हुआ है? तो कुड़की नामक स्थान पर हुआ है, जो कि पड़ता है आपका पाली के अंदर। जन्म कब हुआ है? 1498 ईस्वी के अंदर, ठीक है। कुड़की नामक स्थान पाली के अंदर रतन सिंह राठौड़ के यहाँ इनका जन्म हुआ और इनका जो विवाह है महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से हुआ था। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद क्या है, और ये बचपन से क्या थी, ये कृष्ण की भक्ति करती थी। और जब उनकी मृत्यु के बाद क्या है, जब मेवाड़ के अंदर इनके ऊपर थोड़े बहुत अत्याचार हुए तब ये क्या है, पहले तो मेड़ताई, फिर उसके बाद ये वृंदावन चली गई और वृंदावन जाने के बाद उन्होंने क्या है, दास दासी संप्रदाय चलाया था। ये भी याद रखना है, वृंदावन के अंदर इन्होंने दास दासी संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की। इनके प्रमुख ग्रंथ जैसे आपकी पदावली, नरसिंह जी का मायरा, इसके अलावा गीत गोविंद पर टीका भी लिखी इन्होंने। भगवान कृष्ण की भक्ति की है और अपना जो अंतिम समय था इन्होंने कहां पर व्यतीत किया था? द्वारका के अंदर। और 1546 ईस्वी के आसपास क्या है, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो जन्म 1498 ईस्वी के अंदर कहां पर हुआ? कुड़की के अंदर हुआ। ए नंबर ऑप्शन। बहुत बार पूछा गया है, इनकी रचनाएं भी याद रखना। अगला है राजस्थान में और भारत सरकार ने क्या है, इनके ऊपर डाक टिकट भी जारी किया है। राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर है पाली जिले का सेवाड़ी जैन मंदिर, रामगढ़ का भिंड देवरा मंदिर, मैनाल का महान नालेश्वर मंदिर या फिर डूंगरपुर का सोमनाथ मंदिर। जो सबसे पुराना है ना अपने राजस्थान के अंदर, वो पाली जिले का सेवाड़ी जैन मंदिर है। ये 1010 से 20 ईस्वी के आसपास का है, ठीक है, या अपने यूं बोले 11वीं शताब्दी, ठीक है। ये जो मैनाल का महान नालेश्वर मंदिर है ये 1075 ईस्वी के आसपास का है, यानी इसके थोड़े से बाद का है।
इस वजह से यहां पर हमारा उत्तर क्या होगा, ए नंबर। ये जो भूमिज शैली है ये नागर शैली की एक क्या है, उप शैली है, जिसके अंदर क्या है 5 मंदिरों का निर्माण किया जाता है और बड़ा ही विशिष्ट मंदिर है। 1178 ईस्वी के आसपास जब मोहम्मद गोरी यहाँ पर आया था तब उसने क्या है इस मंदिर को क्या है तुड़वा दिया था, लेकिन बाद के अंदर 16वें या आपके 1600 ईस्वी के बाद में इसका वापस एक जैन व्यापारी द्वारा इसका पुनः निर्माण करवाया गया था। तो ये भूमिज शैली का राजस्थान का सबसे पुराना मंदिर है, ए नंबर ऑप्शन याद रखना अपने को। यहां पर 52 जिनालय भी क्या है बने हुए हैं और भूमिज शैली है जो आपकी नागर शैली की एक उप शैली मानी जाती है। अगला देखिए, वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल हैं कौन है भी? आमेर का किला है, जोधपुर का है, नाहरगढ़ का है या फिर जूनागढ़ का है? नाहरगढ़ का किला, जिसे अपने सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जानते हैं, जिसका निर्माण स्वाई जयसिंह ने 1734 ईस्वी के आसपास करवाया था। और इसके निर्माण के बारे में बात करें तो जब इसका निर्माण हो रहा था तो यहाँ पर ये जो नारसिंह भोमिया नामक कोई व्यक्ति था, जिसकी बताई जाती थी भी इसकी कोई प्रेत आत्मा है, ऐसी किंवदंती थी, ठीक है, जिस वजह से इसका निर्माण जो ढंग से हो नहीं रहा था, इस वजह से तांत्रिकों को लगाया गया। बाद में इसका नाम क्या है, उसके नाम पर नाहरगढ़ रखा गया, ठीक है। तो ये जो एक जैसे 9 महल है ये यहां पर किसने बनवाए? आपके माधो सिंह जी ने अपनी 9 पासवानों की याद में एक जैसे 9 महल बनवाए थे। कहां पर बनवाए? नाहरगढ़ दुर्ग के अंदर, ठीक है, जिन्हें अपने मानवेंद्र पैलेस के नाम से भी अपने जानते हैं। तो एक जैसे 9 महल कहां पर बने हुए हैं? नाहरगढ़ का किला स्वाई जयसिंह ने बनवाया था, मराठाओं से अपनी सुरक्षा के लिए बनाया था। सी नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। और इन एक जैसे 9 महलों का निर्माण किसने करवाया? तो माधो सिंह। अगला देखिए, राजस्थान में बड़ार क्या है? सामूहिक प्रतिभोज है, रात का भोजन, सुबह का भोजन या त्रयोदशी संस्कार? ये बड़ार क्या है भी? आपका सामूहिक प्रतिभोज है। क्या है? बड़ार आपका सामूहिक प्रतिभोज है। बड़ार हो गया, मुसर हो गया, ये 5-10 शब्दावली है, इनको अच्छे से देख लेना, बार बार इन्हीं में से प्रश्न आता है। राजस्थानी उपन्यास और नाटक के प्रथम लेखक कौन थे? शिव कुमार भरतिया, शिवचंद्र भरतिया, नेमिचरण भरतिया या फिर देवी चरण भरतिया? देखिए, ये जो राजस्थानी उपन्यास और नाटक के प्रथम जो आपके लेखक थे वो कौन थे? शिवचंद्र भरतिया है, ठीक है। कौन है आपके? शिवचंद्र भरतिया। उपन्यास की बात करें तो कौन सा है? कनक सुंदर। नाटक की यदि अपने बात करें तो कौन सा है? केसर विलास। इनके तीनों ये पूछे जाते हैं। और कहानी की अगर अपने बात करें तो उसका नाम है विश्रांत प्रवास, ठीक है। ये तीनों ही रचनाएं किसकी? आपके शिवचंद्र भरतिया की है। बी नंबर ऑप्शन होगा। राजस्थानी उपन्यास और नाटक की एक कौन थे? प्रथम लेखक थे। उपन्यास कौन सा था आपका? कनक सुंदर। नाटक यदि आपसे पूछे तो केसर विलास, और कहानी यदि आपसे पूछे तो विश्रांत प्रवास। तीनों ही बार बार पूछे गए हैं। अगला है, निम्नलिखित में से, अब आपके हिंदी के प्रश्न है, ठीक है, निम्नलिखित में से यण स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। यण स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, छांटना अपने को। अन्यान्य, अत्युषण, अध्यात्म और अभ्यास। देखिए कितना आसान है। अभ्यास, अभी प्लस में आस, ए के बाद भिन्न स्वर यण स्वर संधि है इसमें। अध्यात्म, अधि प्लस में आत्म, अधि प्लस में आत्म। अत्युषण, अति प्लस में उषण, अति प्लस में उषण, इसमें भी है। ये इसमें दीर्घ स्वर संधि है भी, क्योंकि ये बना है अन्य प्लस अन्य। ध्यान पूर्वक देखें, यहां पर क्या है आपका? यह के अंदर ए स्वर छिपा हुआ है, यहां भी ए है, क्या बना? आ बन जाएगा। तो यहां पर आपका दीर्घ स्वर संधि है। इन तीनों के अंदर कौन सी है? यण स्वर संधि है। यण स्वर संधि का उदाहरण नहीं है तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में उपसर्ग व मूल शब्द का युग्म जो है अशुद्ध है? सम प्लस कर शंकर, प्रा प्लस में अस्त, ठीक है, सम भी उपसर्ग है, प्रा अस्त मूल शब्द है। अभी प्लस दा, दा माने धारण करना या अभिदा, सीधी बात कहना स्पष्ट तौर पर, तो अभिदा, अभी भी उपसर्ग है। तीनों ही ठीक है भी। ये गलत दे रखा है भी। आदि, ठीक है, आदि पत्य, यहां पर प्रत्यय हो सकता था। अधिपति जो मालिक होता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। दिपत्य का कोई मतलब नहीं है, ये गलत दे रखा है, ये आपको बनाकर दिया गया है, गलत दे रखा है। बाकी तीनों ही ठीक है। देखिए सम, परा, अभी,
कर मूल शब्द है, अस्त मूल शब्द है, धा भी आपका मूल शब्द है। ये गलत है, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, ऑथोराइज के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है, क्या होगा भी? ऑथोराइज, किसी को ऑथोराइज देना यानी प्राधिकार देना, बहुत ही आसान है, कई बार पूछा गया है। नियुक्त करना मतलब अपॉइंट, तो इसका हो जाएगा प्राधिकार देना, डी नंबर। अधिकार, केवल अधिकार यानी अपने राइट्स, और अधिकार योग्य एंटाइटल टू, नियुक्त करना तो अपॉइंट होता है, ठीक है। तो ये ऑथराइज काफी बार पूछा गया है, याद रखना, प्राधिकार देना, प्राधिकार देना, डी नंबर आएगा। अगला है, कनक शब्द किस अर्थ का वाचक नहीं है? कनक शब्द किस अर्थ का वाचक नहीं है? कनक माने आपका सोना भी होता है, सोम नहीं होता है, ये सोम अमृत का पर्यायवाची है। दतूरा भी होगा और गेहूं भी होगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। कनक का गेहूं भी होगा, दतूरा भी होगा और सोना भी होता है, ठीक है। कनक तो वैसे ही जानते हो अपने, गेहूं ये तो आसान है, दतूरा और सोना याद रख लेना, सोम अमृत का पर्यायवाची होता है, कनक का अर्थ नहीं निकलेगा, ठीक है। तो बी नंबर जो विकल्प है वो अपना सही हो जाएगा। अगला देखिए, किस लोकोक्ति का भावार्थ असंगत है? भावार्थ क्या है आपका? असंगत है। कौन सी लोकोक्ति का है भी, ये देखना है अपने को। एक अनार 100 बीमार, एक चीज के बहुत चाहने वाले, ये तो ठीक है भी, एकदम राइट है। कंगाली में आटा गीला यानी मुसीबत पर और मुसीबत आना, ये भी ठीक है। आम के आम, गुठलियों के भी दाम, किसी काम में दोहरा लाभ, ये भी ठीक है। तो इसका मतलब तीनों ही सही हो गए, फिर चौथा अपने आप गलत है। मिट्टी पलीद करना, क्रोध करना, क्रोध करना नहीं होगा भी। मिट्टी पलीद करना यानी किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना, ठीक है। बेइज्जती करना या फिर अपमान करना हो सकता है, तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये गलत है, डी नंबर। ये यहां पर जो दे रखा है क्रोध करना नहीं होगा, मिट्टी पलीद करना मतलब अपमानित करना होगा। चलिए अब आपके इंग्लिश के प्रश्न है भी, देखते हैं। आई हैव रीड मोस्ट ऑफ डिकेंस नॉवल, ये आपसे पूछा है भी, ये जो वाक्य आपको दे रखा है प्रेजेंट टेंस का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है। अब देखिए, हैज और हैव का प्रयोग अपने कहां पर करते हैं? हैज और हैव का प्रयोग हमेशा प्रेजेंट के अंदर होगा, ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर होता है। तो सिंपल सा ये प्रेजेंट सिंपल नहीं है, पास्ट परफेक्ट भी नहीं है, पास्ट के अंदर हैड का प्रयोग करते हैं, पास्ट सिंपल दे रखा है, बिल्कुल ही आसान है, ऑप्शन से ही पता चल रहा है, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब से काम चल जाएगा, और कई बार हैव मेन वर्ब का भी काम करती है, ये भी ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला है, आई हैव एन इंग्लिश लेसन दिस आफ्टरनून एंड आई हैव नॉट डन माई होमवर्क येट सेड द बॉय। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में से पूछा गया है। जब भी आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में से पूछा जाता है तो मैंने आपको बता दिया है, इसके क्या है 4-5 रूल है, वो आपको थोड़े से ध्यान देखने हैं, हिंट से ही आपको पता चल जाएगा। अब जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, यहां पर कौन से टेंस का प्रयोग किया गया है वो पढ़ लो, आपको अर्थ नहीं मालूम है कोई आवश्यकता नहीं है, ये पहचान कर लो भी टेंस कौन सा है जो ये वाक्य दिया गया है। जैसे यहां पर देखो हैव का प्रयोग है, हैव का प्रयोग है, इसका मतलब प्रेजेंट है, और जब डायरेक्ट से अपने इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या है, जो प्रेजेंट है वो पास्ट में बदलता है, ठीक है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसको पास्ट परफेक्ट में बदलना है, बस ये अपने को पहचान ही ध्यान में रखनी है। अगर आपको इसका हिंदी अर्थ नहीं बनाना आता है तो भी काम चल जाएगा। अब देखिए, द बॉय टोल्ड दैट ही हैज एन इंग्लिश लेसन दिस आफ्टरनून एंड ही हैव नॉट, यानी ये तो प्रेजेंट ही रख रहा है, काट दो इसको। अगला देखिए, द बॉय कंप्लेंट दैट ही हैव, काट दो। द बॉय सजेस्ट दैट ही वाज having an English lesson that afternoon and I had not done, was had not done। अगला, the boy said that he had an English lesson that afternoon and that he had not done his homework till then, ये हो जाएगा डी नंबर, ये लीजिए। चलिए अगला है, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, इंटेरोगेटिव बनाना है, आपको वाक्य दिया गया है और इसको क्या है इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नात्मक वाक्य बनाना है। अब देखिए, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, ऐसे इसका प्रयोग किया गया है। वैसे अगर स्ट्रक्चर आप जानते हो तो आपको पता होगा, ये प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है और इसके अंदर अपने एस या ईएस वर्ब के साथ एस या ईएस का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब इंटेरोगेटिव या फिर नेगेटिव जब अपने वाक्य बनाते हैं तो वहां पर क्या है, डू या डज का प्रयोग किया जाता है।
तो वहां पर केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, क्योंकि डू या फिर डज का प्रयोग कर लिया जाता है। प्लूरल के लिए डू का प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर के लिए डज का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ईएस उसके साथ लग जाता है डू के साथ। तो अब देखिए क्या बनेगा, इज नथिंग वैसे ही गलत है। अगला है डू एनीथिंग, एस लगा रखा है, काट दो। डज एनीथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस, अगला पढ़िए, डज एनीथिंग सक्सीड्स, एस लगा रखा है, काट दो। केवल 3 ही बचेगा, सी नंबर ऑप्शन। तो ये अपने थोड़ी सी अगर अपने को स्ट्रक्चर पता हो तो भी काम चल सकता है अपना। अगला देखिए, द करेक्ट वर्ड फॉर्मेशन आफ्टर यूजिंग द प्रीफिक्स प्री इज, प्रीफिक्स पूछा है आपसे, क्या होगा भी? प्रीफिक्स और सफिक्स, जिनको हिंदी के अंदर अपने उपसर्ग प्रत्यय बोलते हैं, उसी प्रकार से ये प्रीफिक्स पूछा है। प्रीसाइजली, प्रीफेरेबली, इसका मतलब होता है विशेषतः। और प्रिडिक्ट यानी कोई भविष्यवाणी करना, तो प्री हटा देंगे तो इसका कोई मतलब नहीं है। ऑर्डेंड, ऑर्डेन का मतलब होता है ठहराया हुआ, और प्री ऑर्डेन का क्या मतलब बनेगा भी? पूर्व निर्धारित। ठीक है, तो ये केवल इसी में बनेगा भी, इसका मतलब होता है ठहराया हुआ। और प्रीफिक्स यानी उपसर्ग लगते ही क्या बन जाएगा? प्री ऑर्डेन, जिसका मतलब क्या हो गया? पूर्व निर्धारित। तो यहां पर डी नंबर विकल्प जो है अपना सही हो जाएगा, ये नहीं है। ये पूछा है द करेक्ट वर्ड फॉर्मेशन आफ्टर यूजिंग द प्रीफिक्स। ठीक है, चलिए भी इसके बाद आपके इंडियन हिस्ट्री के प्रश्न है जो कि आपको बरसर करवाएंगे। हेलो नमस्कार दोस्तों। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है प्राचीन भारत का ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ, वो कौन सा ग्रंथ था? वो था पंचतंत्र। कौन सा था? पंचतंत्र। पंचतंत्र की जो रचना है दोस्तों वो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में की गई थी। शताब्दी ईसा पूर्व में की गई थी, और इसकी रचना है वो की थी विष्णु शर्मा ने। किसने की थी? इसकी रचना विष्णु शर्मा ने की थी। और जो पंचतंत्र में है दोस्तों वो कहानियों का संग्रह है, कहानियों का संग्रह। कहानियों का संग्रह इसमें है वो पशु पक्षियों की कहानियां, पशु पक्षियों की कहानियों के माध्यम से जो जीवन के सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। पशु पक्षियों की कहानियों के माध्यम से जीवन के सिद्धांतों के बारे में बताया गया है, सिद्धांतों के बारे में। और दोस्तों ये पंचतंत्र है, इसमें 5 तंत्र है। कितने तंत्र है? इसमें 5 तंत्र है, 5 तंत्र है। एक तो है मित्र भेद, कौन सा है? एक तो है मित्र भेद, ठीक है। दूसरा है मित्र लाभ, मित्र लाभ। और जो तीसरा है, एक है इसमें लब्ध प्रणाश, ठीक है। एक है काको लुकियस, और इसमें एक है, ठीक है, अपरिचित कारक, अपरिचित कारक। ये है पंचतंत्र के बारे में बड़ी बड़ी बातें। जो पंचतंत्र की रचना है वो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में की गई थी, ठीक है। माना जाता है कि ऐसी जो पंचतंत्र है दोस्तों उसकी मूल प्रति तो अपने पास है नहीं, ठीक है। इसकी रचना लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास मानी जाती है, और इसकी रचना विष्णु शर्मा ने की थी।
और इसमें पशु पक्षियों की कहानियों के माध्यम से जो जीवन के सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। और इसके जो 5 तंत्र है, पहला मित्र भेद, जिसमें जो मित्रता से नुकसान के बारे में कहानियां है उसके संदर्भ में बताया गया है। मित्र से जो लाभ है वो मित्र लाभ में, लब्ध प्रणास, काकोकुलियस में है वो कौवा और उल्लू की कहानियां हैं, ठीक है। और अपरिचित कारक, ठीक है। और हितोपदेश की रचना है वो नारायण पंडित ने की थी। किसने की थी? हितोपदेश की रचना है वो नारायण पंडित के द्वारा की जाती है। कथा सरित सागर की रचना है वो किसके द्वारा की जाती है? कथा सरित सागर की रचना सोमदेव द्वारा की जाती है, ठीक है। और जो हितोपदेश है वो 14वीं शताब्दी का ग्रंथ है, 14वीं शताब्दी का ग्रंथ। और जो कथा सरित सागर है, कहते हैं कि जो कथा सरित सागर ग्रंथ है वो जो व्रत कथा जो ग्रंथ है गुडेश्वर का, उससे संबंधित है कथा सरित सागर। और कथा सरित सागर है वो 11वीं सदी की पुस्तक है, 11वीं सदी की पुस्तक है। एक है शकुंतला या अभिज्ञान शकुंतला, जिसकी रचना की थी कालिदास ने। किसने की थी? इसकी रचना है वो कालिदास ने की थी, कालिदास ने। और अभिज्ञान शकुंतला या शकुंतला ग्रंथ में कालिदास द्वारा दुष्यंत और उसकी जो पत्नी थी शकुंतला, उसके प्रेम विवाह और उसका विरह और उसका जो पुनर्मिलन होता है उसके बारे में बताया गया है। तो यह अपना प्रश्न हो गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ट्रेवल्स इन द मुगल अंपायर ग्रंथ किसने लिखा? ट्रेवल्स इन द मुगल अंपायर ग्रंथ है वो किसने लिखा? देखिए दोस्तों, एक फ्रांसीसी चिकित्सक था। इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसवा बर्नियर। कौन हो जाएगा? फ्रांसवा बर्नियर हो जाएगा। फ्रांसवा बर्नियर है वो फ्रांसीसी चिकित्सक था, फ्रांसीसी चिकित्सक था, ठीक है। कहते हैं कि यह 1656 में भारत की यात्रा पर आया था, 1656 में भारत की यात्रा पर आया था। और कहते हैं कि यह दारा शिकोह का चिकित्सक के रूप में भी रहा था, दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में। और औरंगजेब के संदर्भ में भी यह अपने जो ग्रंथ है उसमें वर्णन करता है। तो ट्रेवल्स इन द मुगल अंपायर यह फ्रांसवा बर्नियर ने लिखा था, ठीक है। और आपसे पूछे कि 1656 और इसका जो प्रकाशन है, आपसे पूछे प्रकाशन 1671 में लंदन इंग्लैंड में किया गया था, ठीक है। लंदन इंग्लैंड में किया गया था। ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं अपने को पता होनी चाहिए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो हमारा प्रश्न है सुमेलित कीजिए। 1857 के विद्रोह से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न, कुंवर सिंह किस 1857 के विद्रोह के केंद्र से संबंधित थे? खान बहादुर खान है, बहादुर शाह जफर है, हजरत महल है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत हमें पता ही है 10 मई 1857 मेरठ से होती है। कहां से? मेरठ से। कदम सिंह और बख्त खां के नेतृत्व में होती है। और जो मेरठ के सैनिक है फिर वो कहां चले जाते हैं? दिल्ली चले जाते हैं 11 मई को। और 12 मई से दिल्ली से जो शुरुआत की जाती है वो बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में की जाती है। तो सी में 4, तो आंसर तो एक ही है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो लखनऊ में जो विद्रोह का नेतृत्व किया वो बेगम हजरत महल ने किया। किसने किया? बेगम हजरत महल ने। यह जो विद्रोह है वो 30 मई के संदर्भ में 30 मई 1857 के आसपास शुरुआत होती है। और लखनऊ के जो नवाब थे दोस्तों वो थे वाजिद अली शाह। कौन थे? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह को ब्रिटिश सरकार द्वारा बंदी बना लिया जाता है। और उसके बाद जो 1857 में विद्रोह का जो नेतृत्व किया वो हजरत महल, और हजरत महल का एक पुत्र था जिसका नाम था बिरजिस कादिर। क्या नाम था? बिरजिस कादिर द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो लखनऊ में हजरत महल और उसका पुत्र बिरजिस कादिर द्वारा किया जाता है। खान बहादुर खान द्वारा बरेली में
खान बहादुर खान द्वारा बरेली में 31 मई 1857 को विद्रोह की शुरुआत है वो होती है। बरेली से कहते हैं कि सभी जो ब्रिटिश अधिकारी थे, ब्रिटिश सैनिक थे, उनको बरेली से खदेड़ दिया जाता है। ठीक है, तो बरेली कहते हैं कि और खान बहादुर खान है उनको 1860 में ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी दे दी गई थी। ठीक है, फांसी। कुंवर सिंह है वो कहां से? जगदीशपुर बिहार से। कुंवर सिंह के साथ अपने को एक बात ध्यान में और रख लेना, अमर सिंह कुंवर सिंह के छोटे भाई थे। कुंवर सिंह और अमर सिंह द्वारा जगदीशपुर बिहार में नेतृत्व किया जाता है। तो कुंवर सिंह और अमर सिंह कहां से? जगदीशपुर बिहार से। तो ए में 2 हो गया। खान बहादुर खान कहां से थे? बरेली से थे, तो 1 हो गया। और बहादुर शाह जफर दिल्ली से 4 और हजरत महल कहां से? लखनऊ से 3। ऑप्शन नंबर सी अपना ठीक हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? किसने माना? तो अपने को सभी को पता ही है। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कहते हैं कि स्वराज का सर्वप्रथम प्रयोग है वो किसने किया? स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो अपने दयानंद सरस्वती को, दयानंद जी द्वारा किया जाता है स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। लेकिन जो दयानंद सरस्वती द्वारा दोस्तों स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया वो स्वशासन जो राजनीतिक दृष्टि से नहीं किया गया था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कांग्रेस के अधिवेशन में जो किया गया सर्वप्रथम प्रयोग वो 1906 के अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन में और इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नेरोजी ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, और पूर्ण स्वराज आपसे पूछे, पूर्ण स्वराज शब्द का प्रयोग है वो 1929 लाहौर अधिवेशन में। कब? 1929 लाहौर अधिवेशन में। और स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है यह नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। ये इतनी बातें अपने को ध्यान में रखनी है। ठीक है, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती ने किया। और आपसे पूछे कि किस अधिवेशन में हुआ कांग्रेस के, तो 1906 के अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नेरोजी द्वारा की जाती है। और पूर्ण स्वराज का जो मांग है वो 1929 के लाहौर अधिवेशन में, और बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के निम्न आंदोलनों का सही काल क्रमानुसार अपने को व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं चंपारण जो सत्याग्रह है, चंपारण वो 1917 में किया गया था। ठीक है, यह बिहार में किया गया था। कहां? बिहार में। ठीक है, और किसके द्वारा? महात्मा गांधी द्वारा। जो चंपारण बिहार में जो नील की खेती के किसान थे उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए महात्मा गांधी द्वारा यह जो सत्याग्रह है वो किया गया था। और जो अगला अपना है वो है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की शुरुआत है दोस्तों वो होती है 1920 में। यह भी महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया जाता है, महात्मा गांधी। और इस आंदोलन की जो शुरुआत है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड है उसके विरोध में किया जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किया जाता है। ठीक है, और इसमें इसका जो उद्देश्य था दोस्तों वो था कि अपने को जो ब्रिटिश की नीतियां हैं उसमें अपने को सहयोग नहीं करना है, भारतीय नागरिकों को
ब्रिटिश की नीतियों के संदर्भ में कोई सहयोग नहीं करना है, इसी आंदोलन को नाम दिया गया था असहयोग आंदोलन। इसकी शुरुआत होती है 1920 में, किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी द्वारा। उसके बाद अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में की जाती है, महात्मा गांधी द्वारा की जाती है, महात्मा गांधी द्वारा। और कहते हैं कि साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 से एक यात्रा प्रारंभ की जाती है और यह यात्रा 6 अप्रैल 1930 कहते हैं कि समुद्र पर नमक बना करके, नमक कानून को तोड़ करके सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत है वो की जाती है। और जो अपने भारत का अंतिम स्वतंत्रता के लिए जो बड़ा जो आंदोलन था वो था भारत छोड़ो आंदोलन। इसकी शुरुआत भी महात्मा गांधी द्वारा की जाती है और इसमें नारा दिया जाता है करो या मरो का नारा, करो या मरो का नारा। ठीक है, तो अपने को 1917 में चंपारण का असहयोग आंदोलन, 1920 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1930 भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 में। ठीक है, तो अगला प्रश्न है हमारा, हाँ अब जो राजस्थान के प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं वो आपको बंसी सर करवाएंगे। हाँ जी, सभी को नमस्कार, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो अपने स्टार्ट करते हैं मॉडल पेपर 6 के अंदर जो राजस्थान ज्योग्राफी के क्वेश्चन हैं उनकी बात कर लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है 40 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसकी बात करें तो एक फेमस क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, भोराट का पठार यहाँ अवस्थित है, यानी कहाँ पर है ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये है उदयपुर के उत्तर पश्चिम में, कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक है, या फिर जो पूर्वी दिल्ली से जयपुर तक है, या आमेर से नाहरगढ़ तक है, या जोधपुर से उत्तरी आमेर तक है। इसका राइट आंसर है वो है ए है। ये कुंभलगढ़ राजसमंद से लेकर और गोगुंदा उदयपुर तक फैला हुआ है, उदयपुर तक ये फैला हुआ है, ध्यान रखिए। ये जो भोराट का पठार है वो राजस्थान के कुंभलगढ़ से लेकर गोगुंदा तक फैला हुआ है और ये उदयपुर के उत्तर पश्चिमी भाग में है। अब ये ट्रेंडिंग में क्वेश्चन आ सकता है कि उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कौन सा पठार है? भोराट का पठार है। जैसे एक क्वेश्चन आता है जयसमंद झील के पूर्व में, जयसमंद झील जो है अपनी राजस्थान की कहां पे है वर्तमान में? वर्तमान में सलूम्बर में है। इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि इसके पूर्व में कौन सा पठार है? पूर्व में कौन सा पठार है? तो इसके पूर्व में एक पठार आता है, वो उसका नाम है लसाड़िया का पठार। बहुत बार रिपीट हुआ है लसाड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार, ये पूछा जाता है अपने से एग्जाम में। ठीक है, तो इसी प्रकार इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि उदयपुर के उत्तर पश्चिमी भाग में कौन सा पठार है? तो वो है भोराट का पठार है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें किस महासागर से आती हैं? ये पूछ रहा है हमसे डायरेक्ट जो है कौन सी वर्षा? ग्रीष्म ऋतु की जो वर्षा होती है, ग्रीष्म ऋतु, यानी ग्रीष्म ऋतु, या फिर हमने से पूछे वर्षा ऋतु। ठीक है, तो इसमें जो वर्षा होती है वो होती है अपने हिंद महासागर से, हिंद महासागर से वर्षा होती है, महासागर से। और बात करें राजस्थान है, वहां पे एक मानसून आता है, उसका नाम है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। कौन सा मानसून है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। इस मानसून से राजस्थान में ये जो वर्षा होती है, इस दक्षिणी पश्चिमी मानसून की राजस्थान के अंदर दो शाखाएं हैं, एक तो है अरब सागरीय शाखा है, एक बंगाल की खाड़ी की शाखा है। इसकी दो शाखा है, एक तो है अरब सागरीय शाखा, अरब सागरीय शाखा, अरब सागरीय शाखा, अरब सागरीय शाखा है। दूसरी जो शाखा है वो है बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा, खाड़ी की शाखा। इन दो शाखाओं से राजस्थान में वर्षा होती है ग्रीष्म ऋतु में। और सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले अरब सागर से होती है, सबसे पहले जो वर्षा होती है, पहले जो वर्षा होती है वो अरब सागर से होती है, और सबसे लास्ट में जो शुरू होती है बंगाल की खाड़ी से, और सबसे अधिक वर्षा होती है। तो इसका राइट आंसर है हिंद महासागर का ही भाग है कौन सा? जो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, अपना वर्षा जो वर्षा ऋतु या ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा होती है। एक बात करिए शीतकालीन जो वर्षा होती है जिसे माउट कहते हैं, वो पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है। वो जो होती है अपनी, वो होती है पश्चिमी विक्षोभों के कारण। हाँ भाई जी, 2 मिनट में जाऊं क्लास में उधर।
नेक्स्ट है अगला, लूनी का उत्तरी क्षेत्र कहलाता है। लूनी का उत्तरी क्षेत्र क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हुआ है, आगे जो है आरपीएससी द्वारा भी इसको पूछा गया है। लूनी का जो उत्तरी क्षेत्र है वो क्या है? लूनी का उत्तरी क्षेत्र की बात करें तो लूनी का जो उत्तरी क्षेत्र है, लूनी का जो उत्तरी क्षेत्र है वो है थली कहलाता है। क्या कहलाता है? थली कहलाता है। थली कहलाता है, लूनी का उत्तरी क्षेत्र है। बात करें इस धरियन की तो जो रेगिस्तान के जो मरुस्थल के अंदर धोरे हैं, धोरे हैं, कौन से धोरे? जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, स्थानांतरित धोरे। स्थानांतरित जो धोरे हैं या उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं धरियन कहते हैं, उनको धरियन कहा जाता है। ठीक है। एक ये मेजा, मेजा एक नदी है जिस पर क्या है, मेजा नदी मेजा एक बांध है जो कि कौन सी नदी पर है? ये कोठारी नदी पर है। मेजा बांध कोठारी नदी पर है, कोठारी नदी पर है। और कहां पर है इसकी बात करें तो ये भीलवाड़ा के अंदर है साथियों, भीलवाड़ा के अंदर है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए। रोही, रोही एक मैदान है जिसका नाम रोही है, जयपुर से भरतपुर के मध्य, जिसे सरसों बेल्ट के नाम से जानते हैं, वो है रोही का मैदान है। अगला क्वेश्चन है, दजिया और चीमाता राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? दजिया और जो चीमाता है ना, ये है स्थानांतरित कृषि ही है, स्थानांतरित कृषि के ही नाम है। कौन सी कृषि? स्थानांतरित, स्थानांतरित कृषि, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो लोग हैं कृषि करते हैं वो स्थानांतरित कृषि, या फिर इसको हम बोलते हैं वैसे झूमिंग कृषि, झूमिंग कृषि के नाम से भी इसको जानते हैं। ये राजस्थान के अंदर है, दजिया और चीमाता के नाम से जाना जाता है इनको। बात करें तो ये भील जनजाति, भील जो जनजाति है उनके द्वारा ये राजस्थान के अंदर की जाती है। और क्षेत्र आपसे पूछ लिया जाए तो राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है, राजस्थान का दक्षिणी क्षेत्र जो है, दक्षिणी जो क्षेत्र है जिसके अंदर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जो मुख्य क्षेत्र है, चित्तौड़गढ़, राजसमंद वाला है, ठीक है, उस क्षेत्र के अंदर जो भील जनजाति है वो ये कृषि करती है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, जिलों में, नेक्स्ट और ये लास्ट क्वेश्चन है अपना। बात करें जिलों में, राजस्थान में काला खुंटा, काला खुंटा है, लीलावनी है, नारदिया है, तिम्मा मोरी किस खनिज उत्पादन के लिए जाने जाते हैं? तो किस खनिज के लिए? राजस्थान के अंदर एक ही जिला है जो कि मैग्नीज के लिए जाना जाता है। किसके लिए? मैग्नीज के लिए। मैग्नीज के लिए एक ही है, कौन सा? बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा है जो कि मैग्नीज के लिए जाना जाता है। और ये बांसवाड़ा के ही क्षेत्र है जो यहाँ पे नाम दे रखे, काला खुंटा है, लीलावनी है, नारदिया है या फिर तिम्मा मोरी, ये बांसवाड़ा के हैं। मुख्य रूप से अगर हम बात करें, मुख्य रूप से बात करें जो मैग्नीज क्षेत्र है वो कौन सा है? वो है एक तलवाड़ा, तलवाड़ा जो क्षेत्र है, तलवाड़ा जो क्षेत्र है ये है, ठीक है, इसी के ये भाग है। और इस तलवाड़ा क्षेत्र में भी आपको पता है पूर्व सीएम रही जो वसुंधरा राजे सिंधिया है, उनकी आराध्य देवी जिनका नाम है तुरताई माता, तुरताई माता, या फिर इनको दूसरा नाम है इनका त्रिपुरा सुंदरी माता, त्रिपुरा सुंदरी माता, सुंदरी माता जो है उनका मंदिर भी यहाँ पे इस तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर है। तलवाड़ा क्षेत्र राजस्थान में एक और है, उत्तरी राजस्थान के अंदर, हनुमानगढ़ के अंदर, वहां पर जो है उत्तरी राजस्थान की या फिर पूरे राजस्थान की जो सबसे नीची झील है तलवाड़ा झील भी बनी हुई है हनुमानगढ़ के अंदर। तो आप ध्यान रखिए, ये तलवाड़ा बांसवाड़ा का भी है, एक तलवाड़ा हनुमानगढ़ के अंदर भी है। ये अपने ज्योग्राफी के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसके बाद में जो है रीजनिंग, आपके क्वेश्चन रीजनिंग के स्टार्ट हो रहे हैं, आपको सुभाष सर करवाएंगे रीजनिंग और मैथ, ठीक है। नमस्कार भी सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रीजनिंग का है, उसके बाद में मैथ के हैं, फिर स्टैटिक्स के क्वेश्चन हैं। तो रीजनिंग का पहला क्वेश्चन अपने पढ़ते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन। यदि 987 का अर्थ, 987 उसका अर्थ है काउ गिव्स मिल्क और 732 का अर्थ है गॉड गिव नेचर तथा 824 का अर्थ है मिल्क एंड नेचर, तो अंक 4 को किस संकेत से किया गया है? अंक 4 के लिए क्या संकेत है? कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों में अपने जैसे 987 के लिए ये शब्द यूज किया गया काउ गिव मिल्क और 732 का अर्थ गॉड गिव नेचर, तो ऐसे शब्दों में कॉमन शब्द देखते हैं, जैसे 987 और इसमें 732, 732, इसमें कॉमन क्या है? 7 है। तो 7 के लिए किस कोड को यूज किया गया है? इसमें कॉमन क्या है? 7 है। कॉमन क्या है? 7 है। और 7 के लिए अगर देखें 987 और इसमें 732, तो इसमें काउ गिव मिल्क और गॉड गिव्स मिल्क, तो इसमें कॉमन क्या है? गिव्स है। तो 7 के लिए जो कोड यूज हुआ है वो गिव्स का हुआ है। फिर उसके बाद में 732 और 824 में देखें तो इसमें कॉमन क्या है? 2 है। इसमें कॉमन क्या है? 2 है। तो 2 के लिए किस कोड का यूज किया गया है?
2 के लिए किस कोड का यूज किया गया है? 2 के लिए 732 और 824, इसके लिए शब्द है ये, और इसके लिए है मिल्क एंड नेचर, मिल्क एंड नेचर। तो इसमें कॉमन क्या है? नेचर शब्द है, ये नेचर शब्द क्या है इसमें, और इसमें क्या है? कॉमन है। और इसमें कॉमन क्या है? 824 और 732 में 2 है, तो 2 के लिए जो शब्द है वो नेचर शब्द का प्रयोग हुआ है, नेचर शब्द का प्रयोग हुआ है। दो के लिए नेचर शब्द का तो 2 का आ गया, इसमें 2 का आ गया, इसमें नेचर आ गया, इसमें नेचर आ गया, ठीक है। फिर इसमें और इसमें अपने कॉमन देखें 900 और इसमें कॉमन देखें तो 8 है, इसमें 8 और 8 और इसका 7 भी आ गया। 7 के लिए ये यूज हुआ है, तो मिल्क इसमें कॉमन है, तो मिल्क क्या आ जाएगा? 8 के लिए क्या आ जाएगा? मिल्क। 4 के लिए देखें तो इसमें 4 ही शेष बचा, और इसमें शब्द कौन सा शेष बचा है? शब्द शेष बचा है एंड। तो 4 के लिए जो कोड यूज हुआ है वो एंड शब्द का हुआ है, एंड। और ऐसा अपने पास 2 नंबर ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसे शब्दों के लिए अपने क्या देख रहे हैं? कॉमन देखते हैं, और जो कॉमन है उनसे आ जाएगा। फिर उसके बाद में अगर देखें तो 9 के लिए काउ का यूज हुआ है, 9 के लिए काउ का यूज हुआ है, 7 के लिए गॉड का यूज हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सिमरन ने, ब्लड रिलेशन से संबंधित है, सिमरन ने राहुल को बताया कि वह लड़की, सिमरन राहुल को क्या बताती है? कि वह लड़की कोई लड़की है। जैसे सिमरन, ये सिमरन है, और सिमरन कोई लड़की को कहती है, कोई लड़की है उसको क्या कहती है? इस लड़की को कहती है सिमरन, कोई लड़की, वह लड़की, कोई लड़की के बारे में, वह लड़की मेरे मित्र, मेरे मित्र, यह लड़की है। और इस सिमरन के मित्र, मित्र की मां, मित्र की मां के जीजा, यानी इसके मित्र है, उसकी मां, उसकी मां के जीजा, मां का जीजा, मां के जीजा की पुत्री, यानी सबसे छोटी बेटी है, ये इसकी क्या होगी? पुत्री हो जाएगी। तो ये इस श्रृंखला में आ गई, तो फिर ये इसकी क्या हो जाएगी भी? कजन होगी, कजिन होगी, कजन, कजिन। 3 नंबर ऑप्शन होगा। किस प्रकार से संबंधित है ये पूछा था। पुत्री, ये लड़की है वो, जिस लड़की की ये बात कर रही है, ठीक है। तो ये लड़की इस सिमरन से किस प्रकार से संबंधित है? ये इसकी कजिन आ जाएगी, किस प्रकार से संभावित है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। अगला क्वेश्चन है, वेन आर एक वेन डायग्राम का है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र भारत, कोलकाता और बांग्लादेश के संबंध को दर्शाता है? भारत, कोलकाता और बांग्लादेश के संबंध को दर्शाता है। भारत, कोलकाता, जैसे इसका डायग्राम बनाए अपने, तो भारत एक देश है, भारत एक देश है, और भारत देश के अंदर क्या है? कोलकाता है, और बांग्लादेश भी क्या है? एक अलग देश है, तो ये बांग्लादेश का आ जाएगा। तो ऐसा डायग्राम बनेगा इसका। ये क्या आ गया? भारत, भारत, और ये कोलकाता, कोलकाता, और ये बांग्लादेश, बांग्लादेश। ऐसा डायग्राम बनेगा, और ऐसा डायग्राम 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने रीजनिंग का। चिन्हों, स्टार चिन्हों को बदलने और निम्नलिखित समीकरण को संतुष्ट करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही संयोजन कीजिए। इनके लिए गणितीय चिन्हों का प्रयोग करना है, कौन सा सही होगा? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा ऑप्शन से किया जाता है। ऐसे क्वेश्चनों को किससे करते हैं? ऑप्शन से करते हैं। तो जैसे पहला ऑप्शन उठाते हैं अपने, पहला ऑप्शन देखूं मैं ए ऑप्शन से, तो 9 भाग 3, फिर गुणा 3, और फिर -3 बराबर 6, बराबर 6। अब इसमें अपने बोर्ड मास लगा करके सरल करते हैं। तो सबसे पहले भाग को सरल करेंगे, बोर्ड मास से सबसे पहले किसको सरल करते हैं? भाग, भाग के बाद में गुणा, फिर अपने घटाओ, जोड़, जो भी है, ठीक है। तो 9 में 3 का भाग देंगे 3, 3 गुना 3 -3 बराबर 6 आ रहा है क्या? 3 तिया 9, 9 - 3 बराबर 6, 6 के बराबर 6। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे ऑप्शन चेक करने की अपने को आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका मैथ का। ये आपके 4 रीजनिंग के क्वेश्चन थे, उसके बाद में आपके मैथ के हैं, उसके बाद में स्टैटिक्स के हैं। 5 की पावर 7 गुना 5 की पावर 4 भाग 5 की पावर 8 का मान क्या होगा? 5 की पावर 7 गुना 5 की पावर 4
और भाग का मतलब बटे 5 की पावर 8। अब ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और आधार समान है तो घातों का योग कर देंगे, 5 की पावर 7 प्लस 4, और ये ऊपर जाकर के माइनस का होगा तो -8 आ जाएगा। तो 7 और 4 11, 11 में से 8 घटेगा 3, 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 का मतलब 5 गुना 5 गुना 5, 5 5 25, 25 5 125। इसका जो आंसर आएगा वो 125। 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। संख्या पद्धति का क्वेश्चन था। एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा और 8 मीटर ऊंचा है। इसमें अधिकतम, ये ऐसी गलत मिस प्रिंट हुआ, अधिकतम किस लंबाई का बांस रखा जा सकता है? एक कमरा है जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई, अधिकतम लंबाई का जो बांस रखा जा सकता है वो उसका क्या होता है? जैसे ये घनाभ की आकृति है जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, एक कमरा है घनाभ की आकृति का है, और सबसे जो लंबी से लंबी जो छड़ रख सकते हैं वो होता है उसका विकीर्ण। और घनाभ का विकीर्ण का जो फॉर्मूला होता है, घनाभ का विकीर्ण, घनाभ का विकीर्ण, घनाभ के विकीर्ण का फॉर्मूला होता है लंबाई की स्क्वायर प्लस चौड़ाई की स्क्वायर प्लस ऊंचाई की स्क्वायर अंडर रूट में। तो लंबाई की स्क्वायर कर अपने 12 की स्क्वायर 144 प्लस 9 की स्क्वायर 81 प्लस 8 की स्क्वायर 64 अंडर रूट। अब इसको सोल्व करें, 4 4 8 1 9, 4 8 12 और 8 1 2, 289, 289 17 गुना 17, 17 गुना 17 कितना होता है? 289 होता है। तो ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा 17, 17 मीटर, 17 मीटर लंबी से लंबी जो छड़ रख सकते हैं वो होगी 17 मीटर। 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन है बीजगणित का क्वेश्चन है। x की स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 हो तो x की 5 प्लस 1 बटे x की 5 का मान होगा। इसका मान क्या होगा? जोरदार क्वेश्चन है। अब देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। मैं पूरी समीकरण को x से डिवाइड कर देता हूं। x से भाग देने पर, x से क्या दे देंगे? भाग दे देंगे। भाग देने पर पूरी समीकरण को मैं x से डिवाइड कर दूंगा। x से डिवाइड करूंगा मैं, एक्स स्क्वायर को x से करूंगा तो x माइनस 3 और प्लस 1 बटे x बराबर क्या हो गया? 0 को किसी संख्या का भाग देते हैं तो 0 आएगा। अब इसको अपने एक तरफ रख लेते हैं, x प्लस 1 बटे x, और ये माइनस का इधर जाकर के क्या हो जाएगा? प्लस का समीकरण नंबर 1। ये होगी अपनी समीकरण नंबर 1। अपने से जो मान पूछा है वो पूछा है x की 5 प्लस 1 बटे x की 5 का मान क्या होगा? इसका मान पूछा है, और इसके का फॉर्मूला होता है वो होता है x की 5 की घात का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर, और x की 3 प्लस 1 बटे x की 3 माइनस होता है x प्लस 1 बटे x। ये इसका फॉर्मूला होता है, ये इसका फॉर्मूला है, और इसी का मान पूछा है। तो अपने पास एक्स स्क्वायर, सबसे पहले अपने इसका मान रखने के लिए मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर का मान निकाल लूंगा। इसका फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर माइनस 2। इसका फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर माइनस 2। एन क्या है? जो अपने को संख्या दी गई, इसके बराबर संख्या। इसके बराबर संख्या क्या है? 3। 3 की स्क्वायर 9, 3 की स्क्वायर 9 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 7। इसी तरीके से अपने x की 3 प्लस 1 बटे x की 3 का मान निकाले तो इसका फॉर्मूला होता है n क्यूब माइनस 3n। n क्यूब, n इसके बराबर संख्या क्या है? 3। 3 की क्यूब 27 माइनस 3 गुना 3, 3 3 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 18। इसका मान क्या आ गया? 18। मान रखने पर, अब ये मान रख देंगे इसमें, मान रखने पर, मान रखने पर, तो अपने पास x की 5 प्लस 1 बटे x की 5 बराबर, अब इसका मान कितना है? अब इसका मान दे रखा है अपने पास 7 गुना 18, और माइनस क्या है? x प्लस 1 बटा x, तो माइनस 3 हो जाएगा। इसको इससे गुना करेंगे, 7 8 56, 126 माइनस 3, 126 में से 3 घटाएंगे 123। इसका आंसर आएगा 123। डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी बीजगणित का है। x की 4 प्लस 1 में क्या जोड़ा जाए कि x प्लस 1 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? पूर्णतः विभाजित होगी तो इसके बराबर क्या होगा? 0 होगा।
x प्लस 1 बराबर 0 से x प्लस 1 से पूर्णतः विभाजित करने के लिए इसके बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो x बराबर ये इधर जाकर के क्या हो जाएगा, माइनस का 1, x की वैल्यू क्या आ गई, -1 रखने पर, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर मैं अगर इसमें मान रखूंगा इस समीकरण में x की 4 प्लस 1 में मान रखेंगे तो -1 की घात 4 प्लस 1, -1 की 4 घात, 1 प्लस 1, 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2। किसका बचा है, प्लस का 2 नहीं बचना चाहिए। तो इसमें से क्या जोड़ा जाए, इसमें अगर अपने प्लस का अगर 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 से इस पर बचेगा तो क्या किया जाएगा, 2 घटाया जाएगा, 2 घटाया जाएगा, घटाया गए तो क्या हो जाएगा, 2 शेष नहीं बचेगा, 2 घटाया जाए तो 2 घटाया जाए, इसका मतलब -2। क्या घटाने पर, पूरा क्या जोड़ने पर, -2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा 2 घटाने पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टैटिक्स का क्वेश्चन है। निम्नलिखित बटन की माध्यिका, इसमें आपको माध्यिका दी गई है और कुल बारंबारताओं का योग दिया गया है 20, वर्ग अंतराल दिया गया है 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30। बारंबारताएं ये दी गई है, x और y के बीच संबंध है, x और y के बीच का संबंध। इसमें अपने क्या करते हैं, संचयी बारंबारता CF का मान निकाल लेते हैं, संचयी बारंबारता CF का मान निकाल लेते हैं। संचयी बारंबारता बारंबारताओं का योग 4, फिर ये इसमें जुड़ेगा, इसका योग हो जाएगा 4 प्लस x, अब इसका योग हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस x, 9 प्लस x प्लस y, और एक जोड़ेंगे 10, 10 प्लस x प्लस y। ये आ गई इसकी संचयी बारंबारता। ठीक है, संचयी बारंबारता आ गई। और माध्यिका का मान दे रखा है, माध्यिका का मान, माध्यिका दे रखी है, वो कितनी दे रखी है, 14.4, 14.4। और बारंबारता का योग, बारंबारता का योग दे रखा है अपने को 20, बारंबारता का योग कितना दे रखा है, 20। तो ये बारंबारता का योग क्या है, संचयी बारंबारता का योग होगा। तो n का मान कितना है, 20 है। बारंबारता का योग क्या होगा, n, और अपने n/2 देखें, n/2, n/2 निकालेंगे तो 20/2 कितना आ जाएगा, 10। 10 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, 10 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। अब इसको अपने देखने से जैसे 9 प्लस x है या 4 प्लस x की वैल्यू क्या है ये नहीं पता है, तो अब अपने को पता है माध्यिका है, उसका मान कितना है, 14.4, और वो किस अंतराल के बीच में है, इस अंतराल के बीच में है। तो फिर ये हो जाएगा 9 प्लस x वाला ले लेंगे अपने, ठीक है। और इसकी बारंबारता कितनी हो जाएगी, अब माध्यिका का जो फॉर्मूला होता है, माध्यिका का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F गुणा H। H क्या है, 20 का वर्ग अंतराल, H का मान 20 का वर्ग अंतराल कितने का है, इसके बीच में जो अंतराल है वो कितने का है, 6 का है। F क्या होता, F क्या होगा, F का मान जो ये अंतराल आ रहा है 12 से, L का मान कितना है, 12, L का मान कितना है, 12। माध्यिका वर्ग की निम्नतम सीमा क्या होती है, L, और इसके सामने वाला क्या होगा, F। ये F का मान आ गया, F का मान कितना है, 5। और CF कितनी है इसमें, CF ऊपर वाले वर्ग की लेते हैं, ऊपर वाले वर्ग की लेंगे तो CF का मान आएगा इसमें 4 प्लस x, ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। L का मान, माध्यिका का मान दे रखा है अपने को 14.4, 14.4 बराबर L का मान कितना है, 12, n/2 10 माइनस CF 4 प्लस S माइनस का हो जाएगा, बटे F का मान 5 गुणा H, H का मान 6। अब ये इधर आकर के माइनस का तो कितना बचेगा, 2.4, और बराबर 10 में से ये घटाएंगे 6 माइनस x बटे 5 गुना 6। अब ये इधर आकर के गुणा 24 5 120 12, 6 माइनस x गुना 6, 6 से काट देते हैं, 6 2 12 2, तो 2 बराबर 6 माइनस x, और इसको इधर लेके आएंगे तो x प्लस का हो जाएगा, ये इधर जाकर के माइनस का, 6 में से 2 घटेगा 4, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4, x की वैल्यू 4। और बारंबारताओं का जो योग है वो कितना है,
संचयी बारंबारताओं का जो योग है वो कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। और यहाँ पे योग कितना आ रहा है, यहाँ पे योग कितना आ रहा है, 10 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर कितना है, 20। तो x प्लस वाई इधर जाकर के माइनस का हो जाएगा बराबर 10। यहाँ पे x की वैल्यू रख दे अपने, तो y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, y बराबर 10 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 6। अब अपने को बताना है कि 2x प्लस 3y बराबर है या 3x प्लस 2y बराबर है या x बराबर y, x बराबर y नहीं है। 2x का मान देखें तो x का मान कितना है, 4 दूआ 8, 8 बराबर 6 नहीं हो सकता, ये भी नहीं है। अब इससे देखें 3x, और वैसे ये ऑप्शन कट जाएगा भी, ठीक है। 2x का मान रखेंगे तो 4 दूआ 8 बराबर इसका मान रखेंगे तो 6 तिया 18, ये भी बराबर नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन कट हो गया। अब 3x का मान देखें तो 4 तिया 12 और 6 दुआ 12 बराबर बराबर 12, 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, 2 नंबर। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 10 संख्याओं का समांतर माध्य, 10 संख्याओं का समांतर माध्य 7.6 संगठित किया गया। यह बाद में पता लगा कि एक संख्या 8 गलती से 3 पढ़ ली गई, सही माध्य क्या होगा। माध्य क्या होता है, माध्य औसत होता है। औसत को ही क्या बोलते हैं, माध्य, यानी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या या राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। एक संख्या गलती से 8 से 3 पढ़ लेगी, वो संख्या क्या थी, 8 थी, और उसको गलती से क्या पढ़ लिया, 3। सही संख्या तो वो थी सही संख्या और गलत संख्या। सही संख्या थी वो 8 और गलती से पढ़ लिया उसको 3। 8 की बजाय उसको क्या पढ़ लिया, 3 पढ़ लिया। 8 थी और उसकी बजाय उसको 3 पढ़ लिया, तो उसमें 8 की बजाय 3 पढ़ लिया, तो फिर औसत मान में या फिर माध्य में क्या होगी, गलती हो गई। तो इसका 8 में से 3 घटाएंगे, 5 क्या पढ़ लिया, कम पढ़ लिया, तो 5 को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। टोटल 5 जोड़ेंगे, औसत या माध्य में वृद्धि कितने की कर देंगे, माध्य में वृद्धि बढ़ाना पड़ेगा भी वापस सही करने के लिए। जैसे 8 था कोई चीज का मान, उसको 3 पढ़ लिया गया, तो 5 कम पढ़ लिया गया, 5 कम जोड़ा गया है, टोटल मान में 5 कम जोड़ा गया है। औसत में कितना जोड़ेंगे या माध्य में वृद्धि कितने की करेंगे, 5 बटे छात्र कितने हैं, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या या संख्याएं कितने, सॉरी संख्याएं कितनी है, 10। अब इसको काट सॉल्व करेंगे तो 0.5 की वृद्धि कर देंगे, तो सही माध्य, सही माध्य, सही माध्य, पहले से माध्य कितना है 7.6 और उसमें वृद्धि कर देंगे 0.5 की, 6 5 11 8.1, सही माध्य होगा 8.1। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक कक्षा के 150 विद्यार्थियों का माध्य भार 60 किग्रा, लड़कों का माध्य भार 70 किग्रा और लड़कियों का माध्य भार 55 किग्रा। कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है, कक्षा में लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन माध्य का मान लो या औसत का, ठीक है, माध्य क्या होता है, औसत होता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है अपने एलिगेशन मेथड से करते हैं। एलिगेशन मेथड क्या है, एक तरफ बॉयज का दे रखा है, दूसरी तरफ गर्ल्स का दे रखा है, और बीच में सभी का टोटल भी दे रखा है अपने पास। टोटल 150 विद्यार्थियों का माध्य भी दे रखा है, बॉयज का अलग दे रखा है, गर्ल्स का अलग दे रखा है। बॉयज का कितना बताया 70 और गर्ल्स का कितना बताया 55, टोटल का कितना है 60। अब इनका डिफरेंट यहां पे लिख देंगे, इनका डिफरेंट यहाँ 55, इसका 5, इसका डिफरेंट 10, 5 से कम 5 और 5 दूआ 10। ये संख्या का अनुपात आ गया, संख्या का अनुपात, संख्या का अनुपात, छात्रों की संख्या का अनुपात। वो टोटल छात्र कितने बताए, कुल छात्र कितने हैं 150, टोटल छात्र कितने बताए हैं 150 छात्र हैं। और यहां पे देखें टोटल कितने हो गए 3 यूनिट, तो 3 यूनिट का मान किसके बराबर है, 150 छात्रों के बराबर है। 1 यूनिट का मान निकालूंगा मैं, तो 3 एकम 3 और 50, 1 यूनिट का मान कितना आ गया 50 छात्र। तो बॉयज कितने हैं, बॉयज कितने हैं 1 यूनिट हैं, तो 50 गुना 1, 50 एकम 50, 50। और आपसे गर्ल्स पूछ ले तो गर्ल्स कितने हैं 2 यूनिट है, तो 50 गुना 2 100, गर्ल्स कितने हैं 100, बॉयज पूछा है 50 हो जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। संख्याओं का 10 7 8 5 6 8 5 8 6 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। माध्य बराबर माध्यिका होगा, माध्य बराबर बहुलक होगा, या माध्य बड़ा होगा माध्यिका से, या माध्य बड़ा होगा बहुलक से। तो इसमें अपने को माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों चीजें देखनी पड़ेगी। तो 10 7 8 5 6 5 8 इसका माध्य, माध्य
10 + 7 17 + 8 5 + 6 + 8 + 5 + 8 + 6 बटे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 से डिवाइड कर देंगे, इनका योग कितना आएगा 10 7 17 17 और 8 25 30 36 37 36 और 8 44 44 49 49 और 14 63 63 बटे 9, 9 7 63, इनका माध्य आएगा 7। और मादिका कितनी आएगी? मादिका निकालने के लिए इसको आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम, आरोही क्रम, आरोही क्रम में सेट करते हो सबसे पहले छोटा ही छोटा लिखा जाएगा। इसमें सबसे पहले छोटा ही छोटा लिखें तो 5 है सबसे छोटा, 5 है सबसे छोटा, 5, फिर उसके बाद में 5 5 5, फिर उसके बाद में बात करें 6 कितनी बार है? 1 2, 2 बार 6 आ गया, 6 6, फिर उसके बाद में 6 के बाद में 7, एक बार 7 है, एक बार क्या है? 7 है। 7 के बाद में देखिए 8 कितनी बार है? 1 2 3, 3 बार 8 है, 8 8 और 8, उसके बाद में बच गया 10, टोटल 9 संख्याएं हैं। अब इसकी मादिका, मादिका क्या होता है? इनकी संख्या देखनी होती है कितनी है, 9 संख्या है, तो मादिका क्या होगी? जब n का मान क्या हो? विषम हो, संख्या हो, विषम हो, और मादिका वैसे बीच वाला पद होता है। मादिका क्या होता है? बीच वाला, आरोही या अवरोही क्रम में सेट करके बीच वाला पद लेते हैं। तो n का मान, n क्या है? विषम है, विषम हो तो मादिका, मादिका क्या होगी? n बटे 2, n + 1 बटे 2, सॉरी, n का मान कितना है? 9, 9 + 1 बटे 2, पांचवां पद, पांचवां पद हो जाएगा। तो मादिका इसकी कितनी आएगी? पांचवां पद क्या है इसका? 7। तो मादिका और बहुलक तो दोनों बराबर, मादिका और माध्य तो दोनों बराबर आए हैं भाई। तीसरा इसका बहुलक देखिए, बहुलक सबसे अधिक बारंबारता वाला पद, सबसे अधिक बारंबारता, अधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता किसकी है? 8 की है। तो ये तो बराबर नहीं होगा, इसमें बराबर क्या है? मादिका और माध्य बराबर है, तो मादिका बराबर माध्य बराबर क्या हो जाएगा? मादिका, माध्य बराबर मादिका होगा 7 7, माध्य बराबर मादिका। 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, 1 नंबर ऑप्शन। इससे आगे आपके साइंस के क्वेश्चन हैं जो आपको करवाएंगे दौल सर। नमस्कार, सभी का स्वागत अभिनंदन है। छठा मॉडल पेपर हम वीडियो सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जिनके 57 नंबर क्वेश्चन है जो हमारा साइंस का क्वेश्चन है। क्या है? एक संकरण की पीडी में कितने प्रकार के F2 जीनोटाइप बन सकते हैं? पीडी F2, ये देखो यहाँ है पीडी F2 में कितने प्रकार के जीनोटाइप बन सकते हैं। देखिए, एक जीनोटाइप होता है, एक फिनोटाइप, एक लक्षण प्ररूप होता है, एक जीन प्ररूप होता है। एक अपना होता है लक्षण प्ररूप और एक होता है अपना जीन प्ररूप। देखिए, जब भी हम किसी भी एकल संकरण की किसी पीढ़ी के अंदर, मान लीजिए आप ए बी के मध्य क्रॉस करवाते हो तो हमें ए और बी प्राप्त होता है, तो इसको हम बोलते हैं F1 पीडी। और इसका दोबारा जब संकरण करवाते हैं तब हम इसको बोलते हैं F2 पीडी। जब F2 पीडी के अंदर जब करवाते हैं तो इसका जो लक्षण प्रारूप है वो हमें प्राप्त होता है 3:1 के अंदर, जबकि इसका जीनोटाइप होता है वो 1:2:1 प्राप्त होता है। यानी कि कुल कितने हो गए? यदि आपसे पूछा जाता कि फिनोटाइप यदि पूछा जाता तो टोटल कितने होते? अपने 2 ही। यानी कि कितने होते? ये तो संख्या में होते अपने 2 और इनकी टोटल संख्या कितनी है? 3। तो हमें क्या पूछा गया कि जीनोटाइप कितने बनेंगे? कुल जीनोटाइप हैं
वो कितने के बनेंगे अपने 3 जीनोटाइप बनेंगे, इसलिए इसका बी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ियों की कार्यविधि किस प्रकार की गति पर आधारित होती है। देखिए एक सरल रेखीय गति, जब एक सीधी रेखा में जब कोई गति होती है तो उसको बोलते हैं हम सरल रेखीय गति। जैसे सड़क पर दौड़ता वाहन है, सड़क पर चलती साइकिल है, बाईसाइकिल है, मोटरसाइकिल है, कोई भी। आवर्त गति का मतलब होता है जब गति को दोहराई जाए, यानी कि गति क्या हो, बार बार दोहराई जाए, उसको हम बोलते हैं आवर्त गति। वक्र का मतलब है एक वक्र पथ पर जो गति होती है, जैसे इसी पत्थर को आप हाथ में लेकर, किसी व्यक्ति द्वारा किसी पत्थर को हाथ में लेकर उसके द्वारा की जाती है। घूर्णन, जैसे एक निश्चित पथ पर एक घूर्णन किया जाता है, जैसे लट्टू की गति हम जिसको बोलते हैं लट्टू की गति, तो वो घूर्णन गति है। तो घड़ी क्या करती है, घड़ियों की सुई है वो बार बार क्या करती है, दोलन करती है, यानी कि दोहराई जाती है, एक प्रकार की दोलन गति का उदाहरण होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपना आवर्त गति है, बी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, आवर्त गति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से भौतिक परिवर्तन है। देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन का मतलब जिसमें क्या हो, उत्क्रमणीय हो एक चीज, तो ये यानी कि जिसमें परिवर्तन संभव हो। और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, अनुत्क्रमणीय होता है। यानी कि भौतिक की बात करें तो ये उत्क्रमणीय होता है और रासायनिक की बात करें तो ये अनुत्क्रमणीय होता है। यानी कि जिसके अंदर हमें एक नए पदार्थ या नई चीज के बारे में, नया पदार्थ या नई चीज हमें प्राप्त होती है, तब तो हम उसको क्या बोलते हैं, तब तो हमें कहा जाता है, उसको हम बोलते हैं अनुत्क्रमणीय। और ऐसी वस्तु जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं वो होता है भौतिक परिवर्तन। देखो जंग लगने, जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगने के बाद उसका आकार है, उसका भार है वो क्या होता है, हमेशा बढ़ता है, ये भी ध्यान रखना। तो ये किस प्रकार का परिवर्तन है, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। सेव को काटने पर भूरा होना, क्यों, सेव के अंदर क्या होता है, अपना आयरन होता है, और आयरन है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके आयरन ऑक्साइड की परत का निर्माण करती है, जो क्या होती है, भूरे रंग की होती है। तो ये भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन हो गया। यहाँ देखो दूध का दही बनना, दूध से दही बनना भी क्या है, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन बर्फ का पिघलना है ना, जैसे बर्फ का पिघलना या जल से बर्फ बनना और बर्फ से वापिस जल का बनना या जल का बर्फ का पिघलना, तो ये किस प्रकार के परिवर्तन के अंदर आता है, ये अपने भौतिक परिवर्तन के अंदर आता है। तो इसका डी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धातुएं ऑक्सीजन से विक्रिया करके क्या बनाती हैं। देखिए बात आती है, एक होती है धातु, कोई भी धातु है वो ऑक्सीजन से क्रिया करे, एक होती है अधातुएं। अधातु जब भी ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं तो देखो यहां तो क्या बनता है, धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड बनता है, और यहां पर क्या बनता है, अधात्विक ऑक्साइड बनते हैं, अधात्विक ऑक्साइड बनते हैं। जितने भी धातु के साथ ऑक्सीजन जब भी क्रिया करती है और जितने भी धात्विक ऑक्साइड बनते हैं, ये धात्विक ऑक्साइड हमेशा ध्यान रखना, जितने भी धात्विक ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति हमेशा कैसी होती है, क्षारीय होती है, और जितने भी अधात्विक ऑक्साइड बनते हैं उनकी प्रकृति हमेशा कैसी होती है, अम्लीय प्रकृति की होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लिखें, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिखें, जब कैल्शियम ऑक्साइड है, ये क्या है, कैल्शियम एक धातु है, तो इसकी प्रकृति हमेशा कैसी होगी, क्षारीय। जैसे CO2 है, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एक प्रकार का क्या है, अधात्विक ऑक्साइड है, तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, हमेशा अम्लीय प्रकृति होगी। तो धातुएं ऑक्सीजन से विक्रिया करके हमेशा कैसी बनाती है, हमेशा किस प्रकार के ऑक्साइड बनाती है, तो वे क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। तो बी नंबर ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यह विक्रिया किस प्रकार का उदाहरण है। यहाँ देखिए जैसे मैंने कहा, ये मान लो A है, ये अपना B है, और दोनों के अंदर क्या हो रहा है, योग हो रहा है। जहां योग हो, संयोग हो, तो वहां पर किस प्रकार की विक्रिया, संयोजन अभिक्रिया या फिर कौन सी विक्रिया होती है, योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। तो इस प्रकार की विक्रिया को क्या बोलते हैं, योगात्मक। और देखिए वियोजन के अंदर क्या होता है,
जब कोई एकल उत्पाद है, दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटता है, तो वहां पर होता है वियोजन। अपघटन का मतलब भी क्या होता है? वियोजन और अपघटन दोनों समान होते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया, यहां पर क्या होता है? जो अम्ल प्लस में क्षार की जो परस्पर अभिक्रिया होती है, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया। ए नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन हैं ये साइंस के क्वेश्चन थे। अब जितने क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वो किसके हैं? मनोविज्ञान के। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? देखिए, कथन सारे ही मनोविज्ञान से रिलेटेड है, लेकिन इसमें सबसे उपयुक्त कथन देखना। देखो, यह अनुप्रयोगात्मक प्रकृति के साथ धनात्मक विज्ञान है, यह अवैज्ञानिक प्रकृति के साथ सामाजिक विज्ञान है। अवैज्ञानिक प्रकृति नहीं होता। दूसरा, ये अनुप्रयोगात्मक एवं नियामक विज्ञान है। अनुप्रयोगात्मक नियामक होता है। भविष्य कथन के साथ एक नियामक विज्ञान भी है। देखिए, सर्वाधिक होता है अनुप्रयोगात्मक के साथ एक प्रकार का धनात्मक विज्ञान होता है। क्या होती है ये? सर्वाधिक उपयुक्त जो रहेगा वो रहेगा, ये एक प्रकार का धनात्मक विज्ञान है, या नियामक विज्ञान भी नहीं होगा, है ना। अनुप्रयोगात्मक एवं नियामक विज्ञान है, ये नहीं होगा। सबसे उपयुक्त कौन सा होगा? अपना अनुप्रयोगात्मक प्रकृति के साथ एक प्रकार का क्या है? पॉजिटिव यानी कि धनात्मक विज्ञान है। एक नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किशोर द्वारा विद्यालय में अवांछित व्यवहार करने पर शिक्षक निम्न में से कौन सी प्रतिक्रिया उपयुक्त है? यानी उदंड करता है बच्चा कक्षा के अंदर, यदि कोई शरारत करता है या अवांछनीय व्यवहार करता है, तो एक शिक्षक होने के नाते उसका क्या दायित्व है? यानी उसकी प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए? मान लीजिए हम एक कक्षा के अंदर पढ़ा रहे हैं, तो हमारा क्या दायित्व बनता है कि इस प्रकार के बच्चों के साथ हम कैसा व्यवहार करें। देखिए, उसी समय टोका जाना चाहिए, उसके साथियों के सामने सजा देनी चाहिए, अवांछित व्यवहार के मूल कारण को हटाना चाहिए, उसके अभिभावकों को तुरंत बुलाना चाहिए। देखिए, सबसे उचित व्यवहार, देखिए मनोविज्ञान है वो किसका विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि बच्चा अगर अवांछित व्यवहार कर रहा है, तो उसके समय उस व्यवहार का मूल कारण हमें पता होना चाहिए। क्या जानना चाहिए? मूल कारण को जानना और उसका समाधान करना ही एक अच्छे अध्यापक की विशेषता है। तो 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी सी नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जब व्यक्ति अपनी असफलता, दुख, पीड़ा को बलपूर्वक बुलाने का प्रयास करता है, तो इसे किसे क्या कहते हैं? देखिए, समायोजन तंत्र, समायोजन, क्यू समायोजन और समायोजन की विधियां, प्रत्यक्ष विधियां और अप्रत्यक्ष विधियां, ये प्रश्न हर बार एग्जाम के अंदर फर्स्ट ग्रेड में पूछे जाते हैं। यहां देखो, प्रतिगमन का होता है लौटना। प्रतिगमन का तात्पर्य क्या होता है? लौटना। तद्यमीकरण क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन, यानी दूसरे के व्यवहार के अनुसार व्यवहार। इसका मतलब है कोई आदर्श व्यक्ति है, उस आदर्श व्यक्ति के व्यवहार को देखकर हम उस इसी प्रकार का व्यवहार करते हैं। और यहां प्रक्षेपण का मतलब होता है थोपना, यानी कि अपना काम है वो दूसरों पर थोपना। अपना कार्य अपना होता है, लेकिन उसकी किसी चीज में कमियां रह जाती है, तो उन कमियों को हम दूसरों में निकालने की कोशिश करते हैं, उसको कहते हैं प्रक्षेपण। दमन होता है बलपूर्वक बुला देना, यानी कोई कार्य हुआ उसके अंदर कोई त्रुटि रह गई, तो हम उसको कहते हैं कि उसको बलपूर्वक बुला दिया जाए। दुख पीड़ा को बलपूर्वक बुलाने की प्रक्रिया होती है, वो कहती है दमन। और समन होता है जानबूझकर बुला देना। एक चीज और ध्यान रखना है, समन भी ध्यान रखना है। समन क्या होता है? जानबूझकर बुलाना, जानबूझकर बुलाना, यानी किसी के साथ झगड़ा होने पर कहना चलो रहने देते हैं, जाने दो, तो जानबूझकर बुलाना तो समन होता है। और बलपूर्वक बुला देना क्या होता है? ये दमन जो होता है वो क्या होता है? बलपूर्वक बुलाना। तो अपना राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है, यानी कि शिक्षा जो मनोविज्ञान है उनके प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं, उनकी प्रकृति कैसी है, यहां से प्रश्न बनता है। सीखने की प्रक्रिया है, मापन तथा मूल्यांकन है, खेलों का प्रशिक्षण है, पाठ्यक्रम का निर्माण है। तो यहाँ मनोविज्ञान का कौन सा क्षेत्र? देखो, सीखने की एक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। सीखने की प्रक्रिया ही क्या है? मनोविज्ञान है। इसके अंदर मापन एवं मूल्यांकन किए जाते हैं। खेलों का प्रशिक्षण इसके अंदर क्या नहीं होता? सम्मिलित नहीं होता। पाठ्यक्रम निर्माण भी मनोविज्ञान कहता है कि विद्यालय के अंदर पाठ्यक्रम का निर्माण है वो मनोविज्ञान, यानी मनोविज्ञान के अनुसार होना चाहिए, बालक के अनुसार हो, उसमें नया परिवर्तन हो, तो ये मनोविज्ञान का क्षेत्र है। सीखने की प्रक्रिया यानी अधिगम है,
वो मनोविज्ञान का क्षेत्र है। मापन एवं मूल्यांकन ये भी मनोविज्ञान का क्षेत्र है, लेकिन खेलों का प्रशिक्षण देना ये क्या है, मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं होता है। तो अपना राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है शैक्षिक मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है, किसमें सहायक होता है, स्वयं को समझने में, बाल को समझने में, मिश्रण विधियों के चयन में, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। देखिए बालकों को समझने में, स्वयं को समझने में और विधियों के चयन में भी, इन सभी में क्या होता है, शिक्षण विधियां हैं या शिक्षा मनोविज्ञान है वो क्या होता है, सहायक होता है। लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा, संपूर्ण शैक्षणिक प्रक्रिया, क्योंकि ये ऊपर के सभी भी भाग क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। यानी जो शिक्षण की पूरी प्रक्रिया है, शैक्षिक प्रक्रिया है, उसके अंदर क्या आता है, अध्यापक भी आता है, बालक भी आता है, शिक्षण की विधि आती है, तो सभी चीजें इसके अंदर सम्मिलित होती है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे अपने क्वेश्चन किससे रहेंगे, वो रहेंगे शैक्षिक प्रबंधन से, यानी कि मैनेजमेंट के क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संबंध में सही नहीं है, यानी ऐसा कौन सा है जो ये आरटीआई 2009 के अधीन नहीं आता। 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया, जबकि राजस्थान के अंदर 29 मार्च में इसकी नियमावली हुई, 1 अप्रैल 2011 से लागू किया गया था। देखिए इसमें क्या है, इसका खंड 26, यानी कि ये बात कर रहा है धारा की, धारा 26 के अंदर क्या है, विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियों को भरने से संबंधित है, और ये रिक्तियां कितनी नहीं हो सकती, 10% से अधिक नहीं हो सकती भी। प्रत्येक विद्यालय के अंदर आपको क्या करना है, 10% से ज्यादा रिक्तियां नहीं होनी चाहिए, सही बात है। अब धारा 28, यानी कि जो धारा 28 है इसके अंदर है निजी तंत्र पर प्रतिबंध, यानी कि आप क्या नहीं करवा सकते, जो अध्यापक है वो ट्यूशन नहीं करवा सकता, यानी कि ट्यूशन पर पूर्ण क्या लगा दिया है, सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। इसका अध्याय 3 के अंदर देखिए, इसके अंदर टोटल कितने हैं, अध्याय की बात करें तो इसके अंदर टोटल 7 अध्याय हैं, और धारा की बात करें तो अब वर्तमान के अंदर 39 धाराएं हैं, 7 भाग हैं, 39 धाराएं हैं। तो पाठ्यक्रम निर्माण एवं मूल्यांकन की प्रक्रिया ये नहीं होता। देखिए अध्याय 6 के अंदर बच्चों के अधिकारों का संरक्षण है, लेकिन अध्याय 3 के अंदर क्या है, अध्याय 3 के अंदर आता है सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, एवं माता पिता के कर्तव्य, इसके अंदर आते हैं स्थानीय अधिकारी और समुचित सरकार का उत्तरदायित्व है, साथ ही साथ माता पिता का उत्तरदायित्व है कि बच्चों को क्या है, विद्यालय शिक्षा के साथ जोड़े, विद्यालय में भेजे। तो अध्याय 3 इसका सी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। भी कौन सा कथन इसके बारे में संबंधित नहीं है, तो सी नंबर हो जाएगा अपना। चलिए नेक्स्ट देखिए, विद्यालय मानचित्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रविधियों और प्रक्रियाओं में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है। एक विद्यालय मानचित्र का निर्माण करते हैं तो हमें कौन सी विधियां, विद्यालय की स्थानीय स्तर की मांगों की योजना बनाना, नीति निर्माण योजना पर किए गए निर्णयों को सहारा देना, एक शिक्षा प्रणाली का विश्लेषण करना, संसाधन निर्धारित करना और विद्यालय विकास की भविष्य की प्राथमिकताएं तैयार करना। तो ध्यान करना है, विद्यालय मानचित्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रविधियों और प्रक्रियाओं में निम्न में से कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं होता। देखिए विद्यालय की स्थानीय स्तर की मांग की योजना जरूरी है, सही है। नीति निर्माण योजना पर किए गए कार्यों को निर्णय और सहारा देना बिल्कुल सही है, लेकिन एक शिक्षा प्रणाली का विश्लेषण करना ये सही नहीं है भी। संसाधन निर्धारण और विद्यालय विकास की भविष्य की प्राथमिकताएं करना ये राइट है, लेकिन सी नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा प्रणाली का विश्लेषण है वो मानचित्र से संबंधित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस समिति की अनुशंसा पर SIERT उदयपुर, इसका निर्माण कब हुआ था, 11 नवंबर 1978 को। किसकी समिति पर, RC मल्होत्रा समिति थी। इस समिति की सिफारिश पर क्या किया गया था, एक
संस्थान का निर्माण किया गया था, तो उसका नाम था सरिट। जबकि अपने 2018 में इसको किस में बदल दिया गया है, आर सरिट में। दो 2018 में इसका नाम क्या कर दिया गया है, आर सरिट कर दिया गया है। SIRT की जगह इसका नाम क्या कर दिया, आर सरिट कर दिया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मानकों के अनुसार प्राथमिक कक्षा 1 से 5 तक 200 छात्रों के लिए शिक्षकों की संख्या कितनी होती है। देखिए धारा 25 के अंदर ये निश्चित किया गया है कि शिक्षकों की संख्या कितनी होनी चाहिए टोटल। तो देखिए 1 से 30 तक एक होता है, 30 से 60 तक, 31 से 60 तक 2 होते हैं, 61 से 90 तक कितने होते हैं, 3 होते हैं, 90 से 120 तक, 91 से 120 तक कितने होते हैं, 4 होते हैं, और 120 से 150 तक कितने होते हैं, 5 होते हैं। और 150 प्लस पर क्या हो जाता है, 5 प्लस में 1 हो जाता है, यानी कि 6 हेडमास्टर सहित एक HM भी हो जाता है, तो कुल कितने होंगे, 6 हो जाएंगे। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, DISE यानी कि डाइस, DISE, डाइस का क्या है, पूरा नाम बताना है। डाइस का पूरा नाम क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑफ एजुकेशन, डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सपोर्ट फॉर एजुकेशन, डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, डाटा इंटरफेस सिस्टम ऑफ एजुकेशन। देखिए डाइस का पूरा नाम होता है डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, और वर्तमान में इसका क्या नाम कर दिया गया है, UDISE कर दिया गया है। ये निर्धारित समय पर विद्यालयों को भेजनी होती है ब्लॉक जिला शिक्षा अधिकारी को, तो यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन हो जाएगा। तो सी नंबर ऑप्शन है अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा एक सही है। शिक्षा प्रबंधन अध्यापकों के उन प्रयासों के मॉनिटरिंग की प्रक्रिया है जिनके द्वारा वे अपने विद्यार्थियों को इस योग्य बना सके कि, देखिए वे जीवन में अच्छा व्यवसाय कर सके, अच्छा स्तर प्राप्त कर सके, वे अच्छे अंक और अच्छी ग्रेड परीक्षा में सफल हो, वे ज्ञान प्राप्त कर सके और उन्हें पूर्ण प्राप्त नहीं है, वे देश के उपयोगी नागरिक बन सके। देखिए एक अच्छा प्रबंधन वही है जो क्या है, देश के उपयोगी नागरिकों को महत्व दे। इसके अंदर सारी चीजें सम्मिलित हो जाएगी, तो डी नंबर ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उन ग्राम पंचायतों को क्या कहा जाएगा जहां एक भी ड्रॉप आउट या अनामांकित बालक बालिकाएं नहीं है। उत्कृष्ट ग्राम पंचायत कौन सी होती है, उत्कृष्ट ग्राम पंचायत होती है जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करे। उत्कृष्ट, जिन पंचायतों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है वो उत्कृष्ट होती है। आदर्श ग्राम पंचायत वो होती है जो सबसे अच्छा कार्य करती है साफ सफाई के सभी चीजों में, क्या है, यानी कि जहां पर सहयोगात्मक भावनाएं होती है, मिलकर सभी कार्य पूर्ण होते हैं, वहां पर वो आदर्श ग्राम पंचायत होती है। लेकिन विद्यालय से संबंधित यानी एक भी ड्रॉप आउट बच्चा जहां नहीं है, उन पंचायतों को क्या कहा जाता है, उजियारी ग्राम पंचायत कहा जाता है। तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्री स्कूल स्तर 3 के लिए उपयोग की गई परिभाषिक शब्दावली क्या है। देखिए नई शिक्षा नीति के अंदर 5+3+3+4 का जो फॉर्मूला लागू किया गया है, यानी कि ये जो है इसको हम प्री प्राइमरी यानी आंगनवाड़ी शिक्षा कहते हैं, जिसका नाम क्या दिया गया है, बाल वाटिका दिया गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 से 8 वर्ष तक के जो बच्चे होंगे वो सम्मिलित होंगे, और इसके अंदर क्या है, प्री प्राइमरी यानी कि आंगनवाड़ी शिक्षा भी क्या होगी, इसके अंदर सम्मिलित होगी। तो इसको क्या नाम दिया गया था, बाल वाटिका। जबकि बाल विकास क्या है, मनोविज्ञान की एक शाखा है। बाल घर क्या है, छोटे बच्चों का रहने का जो घर होता है उसको बाल घर भी कहते हैं। आंगनवाड़ी जो पहली और दूसरी कक्षा के जो सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कीम है, एक कार्यक्रम होता है, उसको आंगनवाड़ी कार्यक्रम कहते हैं। तो 1 नंबर ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरटी के तहत प्रवेश हेतु अधिकतम कितने विद्यालयों का विकल्प चुना जा सकता है। देखिए जब भी हम आरटीआई के तहत विद्यालय का चयन करते हैं, आरटीई के तहत जब भी आप क्या भरते हो, फॉर्म जब भरा जाता है, तो फॉर्म भरते समय आप अधिकतम नजदीक के जो आपके
ग्राम पंचायत है या ग्राम स्तर है या गांव है या शहर है, उनके नजदीक के अधिकतम आप 5 विद्यालयों का चयन कर सकते हो। बाई चांस भी अगर उन 5 विद्यालयों में से किसी बच्चे को विद्यालय नहीं मिलता है या सरकारी विद्यालय वहां उपलब्ध नहीं है, तो सरकार ने ये कह रखा है कि वहां कोई अन्य निजी विद्यालय है तो भी उसमें आपका क्या हो सकता है, एडमिशन हो सकता है। लेकिन फॉर्म भरते समय आपको अधिकतम 5 विद्यालयों का क्या करना पड़ेगा, चयन करना अनिवार्य है। तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो ये जो 6 नंबर मॉडल पेपर था उनके सारे के सारे प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। मॉडल पेपर का वीडियो सॉल्यूशन देखने के बाद सभी बच्चे अपना व्यू जरूर दें कि हमारे द्वारा करवाया गया वीडियो सॉल्यूशन या जो मॉडल पेपर है वो आपको कैसा लग रहा है। मिलते हैं एक नए मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।